दिमाग कंट्रोल करना हो, मौसम कंट्रोल करना हो या फिर जल्जले पैदा करने हो, वो सिर्फ फ्रीक्वेंसीज पे काम कर रहा है। और ये शुरू एम के अल्ट्रा से ही हुआ है एक्चुअली। मुझसे काफ़ी लोग ये पूछते भी हैं, सर इल्यूमिनाटी क्या है, फ्री मेसन क्या है। इनका मिशन अकॉम्प्लिश हो गया है ना, तो ये अपना नाम एक्सपोज कर देते हैं। दो मटेरियल है, उनको अगर आप ऊपर नीचे ऐसे घुमाओगे तो ग्रेविटी खत्म होना शुरू हो जाएगी और आप अपलिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। लोग शायद मुझे कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट कहें, लेकिन मैंने ये खुद भुगता है। हम लोग समझते हैं कि यार बोर हो रहे हैं, कोई मसला है लाइफ में, जबकि ये सिंबल्स, ये सारी रूहानियत आपको तब ही मिलेगी जब आप बैठ के बोर होंगे। आपने नोटिस किया होगा ज़्यादातर लोगों को कोई ना कोई वीडियो देखते रहना ज़रूरी होता है जब वो खाना खाए। मेरे बेटे का ये मसला अभी, वो जब तक वीडियो नहीं चल रहा खाना नहीं खाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम तलत भाई, क्या हाल है आपके? किधर गायब हैं? और जरा ऑडियंस को बताएं कि तलत भाई होते कहाँ हैं आजकल और कर क्या रहे हैं? अरे जी, अल्लाह का बड़ा करम है। यही होता हूँ जी, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो रिप्लाई करता हूँ। अभी 3-4 दिन से नहीं किया। ओके। वो 1 साल हो गया चैनल को चलाते हुए, तो समझ में आ गया कि किस तरह से आगे बढ़ना है। तो अब मैं व्लॉग स्टाइल में सीजन्स बना रहा हूँ। ओके। एक सीजन पहला मैंने डाल दिया है जो लैंग्वेज ऑफ द सोल के नाम से है। ओके, ठीक है, यूँ समझ लें ये उसका पहला सीजन था। अब इसके 2 और सीजन हैं। इसका मैं थोड़ा सस्पेंस रखना चाहूँगा। मैंने हर चीज़ बतानी भी नहीं चाहिए ताकि वहाँ से ही कंटेंट मिले। यहाँ बता देंगे तो लोग वो वीडियो क्यों देखेंगे। लेकिन इसने मेरा सारा टाइम लिया हुआ है। अब फैमिली भी साथ में है, तो वो भी एक चीज़ है, मतलब इसको बैलेंस करने में लगा हूँ। लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है सर। और जिस तरह से जितनी मोहब्बत और जितनी क्राउड फंडिंग मुझे मिली है, मतलब मेरे लिए 100 रुपये मैटर नहीं करते, मेरे लिए वो इंटेंशन मैटर करती। कभी होता है ना सर, बंदा गिर रहा होता है और कहीं से एक मैसेज आ जाता है, 100 रुपये आ जाते हैं, ठक करके बंदा वापस काम करने में लग जाता है। ऐसा ही है। तो लिटरली अब ये लाइफ चल रही है सर। ज़बरदस्त। अच्छा तलत भाई, हमने जब स्टार्ट किया था, हमने वीडियोस बनाई थी एम के अल्ट्रा पे। अरे हाँ। और एक क्या दिलचस्प पहलू है कि अभी जब मैं वीडियोस बना रहा था हार्प टेक्नोलॉजी पे, निकोला टेस्ला पे काम कर रहा था, तो सबसे ज़्यादा जो मुझे काम मिला ना, वो फ्रीक्वेंसीज और एनर्जी से मिला। कि हर मशीन या हर इनका खुफिया प्रोजेक्ट, चाहे वो प्रोजेक्ट ब्लू बीम हो या एम के अल्ट्रा के और जितने सिस्टर प्रोजेक्ट्स हैं या उसके अंदर उसके बगल बच्चे हैं, वो सब के सब दिमाग कंट्रोल करना हो, मौसम कंट्रोल करना हो या फिर जल्जले पैदा करने हो, वो सिर्फ फ्रीक्वेंसीज पे काम कर रहे हैं, वाइब्रेशंस पे काम कर रहे हैं। ऑन गोइंग है ये। मतलब इसी चीज़ को वो लोग अब क्वांटम लेवल पे ले गए। मतलब हम लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन आपके और हमारे हाथ में जो फ़ोन है, इसमें जो CPU लगा हुआ है सर, पूरी दुनिया में सिर्फ एक कंपनी है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है कि ये वो जो सिलिकॉन के ऊपर सर्किट प्रिंट नहीं हो रहा होता सर, 3 नैनोमीटर पे पहुंच गए हम। और चाइना का फ़ोन आ रहा है 3 नैनोमीटर। तो ये काम तो ऑन गोइंग है। और फ्रीक्वेंसी सर वही मॉडर्न ज़माने का वर्ड है। पुराने वक्तों में इन चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नंबर्स में और बड़े बड़े नामों के ज़रिए छुपाया जाता था। आज के ज़माने में साइंस की वजह से, ये आप कह रहे हो ना, एथिइज्म की वजह से हमारे लिए ये बड़ी आसानी है कि अब इन सारी एनर्जीज को नंबर्स दे दिए गए हैं ताकि इनको कैलकुलेट करना आसान हो। और ये शुरू एम के अल्ट्रा से ही हुआ है एक्चुअली। मजे की बात है ना सर, तकरीबन साल हो गया एम के अल्ट्रा से ही हमने स्टार्ट किया था। लेकिन लोग रियलाइज, मुझसे काफ़ी लोग ये पूछते भी हैं, सर इल्यूमिनाटी क्या है, फ्री मेसन क्या है, एम के अल्ट्रा क्या है। देखें, अगर इनका मिशन अकॉम्प्लिश हो गया है ना, तो ये अपना नाम एक्सपोज कर देते हैं ताकि वो एक तरह से, वो इसको किस तरह से बता सकता हूँ, आप एक तरह से वो जहाज में फ्लेयर नहीं मारते कि बंदे का ध्यान डाइवर्ट हो जाए और आप अपना पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एक नए नाम के साथ, फ्रेश अकाउंट के साथ दोबारा शुरू करो। तो जो लोग ये काम कर रहे हैं ना, वो इस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं। अगर आपको एक नाम पता है, एम के अल्ट्रा पता है या ब्लू बीम पता है, तो इसका मतलब है कि ये नाम अब कॉम्प्रोमाइज्ड है। सर इससे दिलचस्प इत्तेफाक क्या होगा कि एम के अल्ट्रा को हमेशा डिनाई किया जाता रहा, फिर 98-97 में तमाम फाइल्स इसकी जारी कर दी गई। वेबसाइट में मिल जाता है, पूरा प्रोजेक्ट मिल जाएगा आपको CIA की वेबसाइट पे। मतलब जिसको वो 30-40 साल तक डिनाई कर रहे थे, 98 में जब काम निकल गया या आगे वो बढ़ गए तो जारी कर दिया। हाँ भाई चलो ठीक है भाई, यही था। वो सिलेक्टिव नॉलेज होती है जो जारी की जाती है, जो उनके प्रोजेक्ट के नुकसान देना हो। यही चीज़ मैंने देखी हार्प टेक्नोलॉजी पे। हार्प टेक्नोलॉजी US नेवी, US एयरफोर्स और डार्पा, जो उनका प्रोजेक्ट है, डिफेंस का अदारा है उनका, जी उनका बगल बच्चा था ये। इसको एक यूनिवर्सिटी का स्टडी प्रोजेक्ट के तौर पर रोशनास कराया गया, लेकिन फंडिंग वहाँ से आ रही थी ना, यूनिवर्सिटी से आ रही थी। और जो हालांकि मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग थी, एक यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट को इतनी फंडिंग नहीं मिलती है, लेकिन पीछे आर्मी खड़ी हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट खड़ी हुई थी उनकी। दूसरा ये हुआ कि वहाँ के जो अपने फिजिसिस्ट अमेरिका के या दूसरी ममालिक के, उन्होंने हार्प के बारे में कहा कि ये डूम्सडे मशीन है, ये इंसान की तबाही का बायस बनेगी। ये सब इसको डिनाई करते रहे। 2012-13 में आके
अमेरिकन एयरफोर्स और नेवी ने वो प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर दिया अलास्का यूनिवर्सिटी को। भाई पहली बात तो ये कि यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था, तो इतने अरसे तक ये आर्मी के कंट्रोल में क्यों रहा, डिफेंस के अदारों के कंट्रोल में क्यों रहा? और 2014 में जब इसको हैंड ओवर किया गया अलास्का यूनिवर्सिटी को, तो बताया गया जा रहा है कि अभी भी असल जो शय है वो उन्होंने पब्लिक नहीं की है। वो जो एक फार्मेसी, एक होम्योपैथिक से जो पेपर था, रिसर्च पेपर था, वो बता दिया भाई ये देखो भाई ये चीज़ था, ये मेन मोटिव था, हम तो आयनोस्फीयर को सिर्फ स्टडी कर रहे थे सिग्नल और कम्युनिकेशन के लिए। सिग्नल और कम्युनिकेशन, वेदर मैनिपुलेशन या वेदर को वेपनाइज करने के लिए किस तरह से वो इस्तेमाल हुआ, ये राज अभी तक उन्हीं के पास है। रिसेंटली मेरे हाथ एक डॉक्यूमेंट लगा पुराना MK अल्ट्रा का, जिसमें 1950, ये आप कर लो 57-58 की बात है, वो उसको उस पर जब इंक्वायरी शुरू हुई थी उससे पहले की। तो ये लोग जर्मन टेक्नोलॉजी को टेस्ट आउट करने की कोशिश कर रहे थे जो नाजीज बना रहे थे। उन्होंने मशीनें बनाई थी जिनको ऑसिलेटर्स कहते हैं। ओके, मतलब ये बहुत सिंपल टर्म है, इनकी बड़ी कॉम्प्लेक्स इकसाम है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसियाँ ये मार सकती हैं। ठीक है जी, जैसे आपकी और मेरी बॉडी है, ये गोश्त की बनी हुई है, तो गोश्त की एक फ्रीक्वेंसी होती है। अब वो फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट क्या है और वो किस हिसाब से वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अब 50s की बात कर रहे हैं तो उनके हिसाब से ये बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी थी। उन्होंने एक हैवी ड्यूटी किस्म का ऑसिलेटर बनाया और ये एक क्लासिफाइड लोकेशन पे समंदर के किनारे उन्होंने इस ऑसिलेटर को ऑन किया, क्योंकि समंदर है ना बेसिकली, वो कर क्या रहा है, वो नेचुरल एनर्जी जिसको आप वेव्स की एनर्जी कहते हैं ना, उसको काइनेटिक फॉर्म में अर्थ की तरफ ला रहा है, लैंड की तरफ ला रहा है, लैंड को एनर्जाइज कर रहा है। आप जाते हो ना सी व्यू पे, एक बड़ी हेल्दी और रिफ्रेशिंग फील आती है, तो वही एनर्जी आप पे आ रही होती है। उन्होंने सिर्फ इस चक्कर में ऑसिलेटर को ऑन किया कि चेक करें होता क्या है। ठीक है, उन्होंने जब उसको ऑन किया ना, तो वो जो एनर्जी आ रही है वो सारी की सारी एनर्जी वहां पे एक बॉम्ब ब्लास्ट की तरह यूं करके, ऐसा रिपल इफेक्ट नहीं होता कि किसी ने धाड़ करके आपको झटका मारा, इनको झटके लगे हैं, पीछे जाके गिरे हैं। और वहीं करीब में इनका अपना नेवी का शिप खड़ा हुआ था। ये अगर आप कहेंगे तो मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा। यस प्लीज। वो जो नेवी के जितने भी उनके सेलर्स थे ना सर, उनकी बॉडीज शिप के साथ यूं ठक करके मर्ज हो गई। जितनी देर तक वो ऑसिलेटर ऑन था, उनको कोई दर्द नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो उसका हिस्सा ही बन गए। मतलब अब यूं समझे वो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में आपने नहीं देखा किस तरह से शिप होता है, एग्जैक्ट ये हुआ है। ये वो पॉइंट था जिसके बाद लीक आउट होना शुरू हो गई इन्फॉर्मेशन कि MK अल्ट्रा में ये किस तरह का इक्विपमेंट और किस तरह की नॉलेज है, जो कि नाजीज असल में सर क्या कर रहे थे, वो हर मजहब में घुस घुस के उनके मजहबों को डिकंस्ट्रक्ट कर रहे थे। वो ये नहीं देख रहे थे कि 12 खुदा हैं, वो देख रहे हैं अगर इसको खुदा बोल रहे हैं तो ये खुदा किस चीज़ के ट्रेट को सिग्निफाई कर रहा है, और फिर उसमें से सिम्बल्स निकालते थे। उन सिंबल्स को जब उन्होंने मशीनों में डालना शुरू किया, ये कम लोगों को पता है, लेकिन सबसे पहले फ्लाइंग सॉसर में से नाजीज ने ही टेस्ट आउट की थी, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ डिस्कवर कर ली थी जिसे जीरो ग्रेविटी कहते हैं। इसको क्वांटम फिजिक्स में जीरो एनर्जी फील्ड भी कहा जाता है। मतलब यूं समझ ले, दो मटेरियल है, उनको अगर आप ऊपर नीचे ऐसे घुमाओगे तो ग्रेविटी खत्म होना शुरू हो जाएगी और आप अपलिफ्ट होना शुरू हो जाओगे। अकॉर्डिंग टू इनकी नाजीज की रिसर्च, इन्होंने ये सारा का सारा निकाला उन्होंने से रामायण से और महाभारत से, क्योंकि उसके अंदर वो उनका इनकी विमानाज होती थी जिसके अंदर इनके गॉड जो ना ट्रैवल किया करते थे। उन्होंने गॉड वॉड कुछ नहीं है, कोई बंदे ही है, इनके पास कोई टेक्नोलॉजी है। अब ये जो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई है ना, उस वक्त ज्यादातर जो क्रीम नॉलेज थी या जो क्रीम डेटा था वो सोवियट्स के पास था, क्योंकि वो बाय लैंड जाके जर्मनी से काफी चीजें एक्सट्रैक्ट कर चुके थे और जर्मनी ने रशिया को इन्वेड करने की कोशिश की थी। इसके चक्कर में उनको माले गनीमत बहुत मिला था। तो माइंड कंट्रोल करना वाज द स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च द नाजीज वर डूइंग एट दैट टाइम। उस वक्त 2 चीजें कर रहे थे, एक माइंड कंट्रोल कर रहे थे और दूसरा टाइम ट्रैवल कर रहे थे। टाइम ट्रैवल के ऊपर तो सर डॉक्यूमेंट्स है कि इन्होंने एक बाकायदा मशीन बना ली थी जिसमें टोटल मिला के 12 साइंसदान थे। ये थोड़ा सा कंस्पिरेसी की बाउंड्री में जाते हैं क्योंकि इसका ऑफिशियल डेटा मौजूद नहीं है, ज़्यादातर अकाउंट्स हैं लोगों के कि उन 12 साइंसदानों में से एक जल्दी जाके उस मशीन में बैठा और उसने मशीन ऑन कर दी और वो निकल गया, क्योंकि उसको पता लग गया था कि ब्रिटिश आ रहे हैं यहाँ पर, मतलब अटैक होने वाला है। तो वो 12 साइंसदान पकड़े गए। हिटलर ट्रैक डाउन नहीं हुआ, उसको ट्रैक डाउन करने की कोशिश की तो ऑफिशियली ये कहते हैं कि उसने खुदकुशी की थी। ठीक है, जैसे आपको जिस तरह ओसामा बिन लादेन का पता नहीं चला उसकी बॉडी कहाँ गई, नहीं जिस तरह माइकल जैक्सन है, उसने मतलब ओवरडोज हो गई उसकी, इतने महंगे महंगे डॉक्टर रखे हुए लेकिन वो अपने बिस्तर में ओवरडोज करके मर गया। इस तरह के लेजेंड्स इनके गिर्द बने हुए हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जो है कि ह्यूमन बॉडी एक मशीन है और ये मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट कर रही है, ये यहाँ तक नाजीज पहुंच गए थे।
उनको जो रोका है वो ऐसे ही रोका है ना, उनकी फैक्ट्रीज फोड़ दी कि उनके जो सोल्जर्स होते थे उनके पास फिर राशन खत्म होना शुरू हो गया, गोलियां खुराक खत्म होना शुरू हो गई, यहाँ पे आके फंसे हैं ना। लेकिन टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो गई थी। अब MK अल्ट्रा जो है उसकी बुनियाद लिटरली इसलिए रखी गई थी क्योंकि US को पता लग गया था कि अब सोवियट्स के पास नाजीज की ये सारी टेक्नोलॉजी है। और 1958 to 59 तक आपकी KGB कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स आई हैव सीन सो फार, कि KGB कंप्लीटली जो है ना व्हाइट हाउस को और पेंटागन को इन्फिल्ट्रेट कर चुके थे, ये अंदर घुस के बैठे हुए थे। और ये पॉइंट था कि बस ये अब सर वो एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को इन्होंने गिफ्ट किया था, एक टेबल था या लकड़ी का फ्रेम था और वो बग्ड था। कुछ 10-20 साल तक सोवियत यूनियन व्हाइट हाउस के अंदर होने वाली हर बात को सुन रहा था। अब ये तो वो है, ये डीक्लासिफाइड या एक्सपोज्ड डेटा जंग जीतने के बाद बतौर तोहफा दिया था, आइजनहावर को शायद दिया था मेरे ख्याल में, ये तोहफा दिया था। और वो जो है इसका जो पोटस है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, उसके ऑफिस में वो बग लगा रहा। वो 10-20 साल तक पता ही नहीं था CIA को कि KGB हमारी हर बात सुन रही है, यहाँ पे होने वाली। यहाँ मैं आपको एक और दिलचस्प थोड़ा सा एडिशन कर दूँ आपकी बात पे। आपने कहा ना कि जिस तरह नाज़ी जर्मन के जो साइंटिस्ट थे वो तमाम मज़ाहिब पे तहकीक कर रहे थे। ओहो अच्छा, अब जब मैं एसोटोरिक नॉलेज की तरफ गया, किताबें पढ़ी, जादू पे लिखी किताबें, रूहानियत पे लिखी हुई किताबें, तो आई वाज लाइक कि यार काश कोई ऐसा बंदा हो जिसने तमाम किताबें पढ़ के उसको निचोड़ निकाला हो। तो मुझे मिला एक बंदा, उसका नाम था मैनली P. हॉल। P. हॉल, ओके, इसका मैंने नहीं पढ़ा हुआ सर। ये 20th सेंचुरी के आगाज में समझो उसका जाहिर होता है। और ये सर वही है ना, ये कहीं ना कहीं से जर्मन होगा या नाजी होगा। सर 21-22 साल का था। ओके 21-22 साल का, कि इसने वो सिंबल्स समझ लिए फ्री मैसन्स के जो 30 डिग्री तक का बंदा भी नहीं समझ पाता था। मतलब ये 33 डिग्री जो फाइनल स्टेज है इनका, 33 फाइनल नहीं है बेसिकली, वहां पे आपको ग्रैंड मास्टर रैंक मिलता है कि इसने रियलिटी को फिगर आउट कर दिया। जो वो नहीं समझ पाते थे वो ये समझ गया था, फ्री मैसन, इल्यूमिनाती। फिर इसने एक किताब लिखी 27 साल की उम्र में। उस किताब का नाम है सीक्रेट ऑफ ऑल एजेस। मैं उस पर काम कर रहा हूँ, पिछले कुछ 1 महीने से काम कर रहा हूँ उस किताब पे। सर दुनिया का हर मज़हब की रूहानियत उस किताब में दर्ज है। अच्छा, मुझे लगा ना ये थोड़ा सा बायास्ड होगा तो टुवर्ड्स मुस्लिम्स, तो वहाँ एक चैप्टर है पूरा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे, और वो जो बातें करते हैं ना आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। कहने किस तरह वो बंदा एक खड़ा हुआ अरब से, मुखालफतें बर्दाश्त की। मतलब अगर वो उसको लस्ट या लालच के बेस पे वो कर रहा होता ना तो बहुत मौके मिले कि फ़ायदा लेता पीछे हट जाते हैं। लेकिन जिस तरह डिस्क्राइब किया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को, उसने दीगर लोगों के एक्सटेक्ट्स भी लिखे हैं जिन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरा कहा कि भाई कि नहीं यार, ज़ाहिर बात है उस वक्त के जो मसीही थे उस ज़माने के ट्रोल्स, हाँ, बट उसने कहा कि नहीं ये सब गलत है। फिर उनकी नॉलेज, उससे पहले हज़रत मूसा अलैहि सलाम की नॉलेज, शम्सुल मारिफ, पिकाट्रिक्स, तमाम किताबों का निचोड़ उसने इस किताब में लिखा है जो मैं पढ़ रहा हूँ। उस पर मज़ीद बात करूँगा। उसने एक बड़े मज़े की बात की थी जो आपने भी की ना, कि आपने कहा ना कि ये जितने भी नाज़ी जर्मन के साइंटिस्ट थे ये तमाम मज़ाहिब के सिंबल्स वगैरह देख के उसको कर रहे थे। मैनली P. हॉल का बड़ा मशहूर एक मकौला है, वो कहता है कि अगर आपने कायनात के राज जानने तो आपको सिंबल्स के राज पता करने होंगे। हाँ, जिस दिन आप सिंबल्स के मायने समझ गए, चाहे वो फ्री मैसन के हैं या जिस सोसाइटीज़ के हैं, मज़ाहिब के हैं, तो आप कायनात के वो राज पालेंगे कि आपकी अकल हैरान रह जाएगी। और इसी के अगेंस्ट वॉरफेयर है कि आपको इतना टाइम ही ना दिया जाए कि आप अपने साथ बैठो, सांस लो ट्रू, और सिर्फ ऑब्जर्व करो। क्योंकि ऑन माय पर्सनल लेवल सर, आप 15-20 मिनट बैठ के मेडिटेट का मतलब ही सिर्फ बैठ के प्रेजेंट मोमेंट को फील करना है। उसके लिए जो आप पोज और पोस्चर बना रहे हो ना, वो किसी ना किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। वरना अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती तो सोचे ना, हमें नमाज में नहीं कहा गया होता कि ये वाला पोस्चर बनाए, जितने भी हैं वो है एंड में क्या कहते हैं, बैठ के दुआ करो। तो आपने सिर्फ अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लेके आना है। आप ये करोगे, ये सिंबल्स आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। और सर आप खुद, मतलब मैं भी शादीशुदा हूँ, आप भी हैं, आप खुद आइडिया कर लें हमारे दिमाग में कितनी चीज़ें हर वक्त चल रही होती हैं। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, मतलब पहाड़ वाड़ पे जाके बैठना पड़ता है, फिर वो कामनेस आती है। आपको इस वक्त अटैक किया जा रहा है, इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम वॉरफेयर से। और ये स्पेक्ट्रम वॉरफेयर एक्चुअली शुरू MK अल्ट्रा से हुआ है, चल आज तक रहा है। इसका जो सबसे रीसेंट वाला मसला है, लोग शायद मुझे कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट कहें, लेकिन मैंने ये खुद भुगता है। तो क्या बुरा है इस कहने में भी?
क्योंकि हाँ मुझे तो नहीं लगता मुझे बहुत शौक है कंस्पिरेसी थ्योरीज देखने का। हाँ मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस कैटेगरी में आऊंगा। मतलब आई वुड लव टू टॉक अबाउट देम बिकॉज एट द वेरी लीस्ट आपका दिमाग तो खुलता है ना सर, कि आपको सोचने को कुछ मिलता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट जो है वो सन 1970 और 80 में कह रहे थे एमके अल्ट्रा प्रोजेक्ट है, लेकिन जब मॉडर्न उस दौर के भी थे साइंटिफिक मेथड रिसर्च वाले, वो कहते क्या बकवास बातें हैं ये। 1998 में साबित हो गया कि भाई एमके अल्ट्रा नाम का प्रोजेक्ट है और इंसानों के दिमाग को कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर प्रोजेक्ट हैं। वो तमाम सारे जर्मन साइंटिस्ट जिनको जो अलाइज थे इन्होंने डीह्यूमनाइज किया कि इंसानों पे तजर्बे करते हैं, बहुत ख़तरनाक लोग हैं ये लोग, जर्मन साइंटिस्ट। वो तमाम जर्मन साइंटिस्ट जंग अज़ीम दोम ख़त्म होने से पहले ही माइग्रेट करके यूएस में आ चुके थे। ये जर्मन साइंटिस्ट ही थे जिन्होंने आपका एटम बम बनाया। आपका जो आइंस्टाइन जो है ये जर्मन साइंटिस्ट था ना, जर्मनी से भाग के आया, जर्मन जीव था ये। एग्जैक्टली। तो वो तमाम लोग जो जर्मनी के लिए डीह्यूमनाइज साइंटिस्ट थे, जब यूएस में आए तो वो नेक परवीन बन गए, नहीं बने। उन्हीं ने जारी किया ये प्रोजेक्ट एमके अल्ट्रा, दिमाग को कंट्रोल करने वाला। उनको पता कि मासेस को कंट्रोल कर लो, आप सब चीज़ें कंट्रोल कर लोगे। मासेस को कंट्रोल करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि उनको इतना मसरूफ रख दो कि वो अपने रूह के साथ, अपने आप के साथ कम्युनिकेशन ना कर सकें। एक सेकंड फारिग नहीं बैठने दो। हाँ देखिए ना सर, सोशल मीडिया यहाँ पे कितना परफेक्टली फिट इन करता है। सोशल मीडिया से पहले आपका हम इसको मीडिया में कहते थे टैबलॉइड कल्चर। वो है ना, वो शाहरुख खान क्या कर रहा है, सलमान खान के साथ क्या हुआ, फिल्म फेयर अवार्ड्स, ये सारा टैबलॉइड पेज 3 सिस्टम, डिस्ट्रैक्शन ना, बेसिकली डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं भाई आपको अकेले नहीं बैठने देना। हम लोग समझते हैं कि यार बोर हो रहे हैं, कोई मसला है लाइफ में, जबकि ये सिंबल्स, ये सारी रूहानियत आपको तब ही मिलेगी जब आप बैठ के बोर होंगे। अभी जो सबसे रीसेंट कंस्पिरेसी है जिसको मैं फैक्ट मानता हूँ वो ये 5G टेक्नोलॉजी है। देखिए सर, इससे बड़ी बात हुई जब ये आया 5G। सर इसका इफेक्ट हमें यहाँ पे पाकिस्तान में इतना फील नहीं होगा क्योंकि 5G असल में वो शॉर्ट वेव बैंड कहलाता है। यूँ समझ लें कि फ्रीक्वेंसीज की ना रेंज होती है। 5G है, 5 गीगाहर्ट्ज़ है ना, तो ये इसका जो टावर है ना, ये उसके करीब करीब ही फ्रीक्वेंसी मार सकता है। इसकी उतनी रेंज नहीं है जितनी 4G की है। अब आपका और मेरा फ़ोन है, हम टावर से अच्छा खासा दूर तक जा सकते हैं। एग्जैक्ट नंबर मेरे दिमाग से निकल रहा है। तो अब आप इतने करीब हो ना, जब आप ऐसे टावर के जो 5G की रेंज मार रहा है, तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि वो 5G की फ्रीक्वेंसीज आपकी हड्डियों तक जा रही है। और क्योंकि आप इस वेव्स को देख नहीं सकते, और सर ये वेव्स के अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है ना, जिसको अभी रिसेंटली आपने देखा भी कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने दिखाया स्पेक्ट्रम वॉरफेयर कितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। डेटा 14 लिंक जो है उनका। तो सर अगर आपके पास टावर लगे हुए जो रेगुलरली 5G बम्बार्ड कर रहे हैं, वो तो नैनोमीटर लेवल के, वो तो मतलब क्वांटम लेवल के ऊपर कोई चीज़ हमारी हड्डी पर डाल रहे होंगे। हमारे पास कोई तरीका नहीं है पकड़ने का। सिर्फ मेडिटेशन है या फिर अल्लाह ताला से कनेक्शन है या किसी ऐसी चीज़ से कनेक्शन है जिससे आपको कॉन्फिडेंस और मतलब कामनेस फील हो। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ कर रहे हैं, अभी भी आपका फ़ोन, मेरा फ़ोन मेरी जेब में पड़ा हुआ है सर, मैं इसकी बैटरी ख़त्म कर दूँ ना, 0 कर दूँ, ये फिर भी फंक्शनल है। और आपने खुद ही बताया सर, 10 साल तक वो सर्किट चलता रहा है उसके प्रेसिडेंट के ऑफिस में, उन्होंने तो उसमें कोई बैटरी नहीं लगाई। वो आपको बताने के लिए कह रहे हैं कि इसमें बैटरी होना ज़रूरी है, ये बैटरी ज़रूरी नहीं है इसको चलाने के लिए। बड़ी खौफनाक चीज़ बताऊँ कि एक इंडियन लड़की है, आजकल बड़ा चल रहा है ना, वो लोग अपने वो बना रहे हैं, एक फेक पिक्चर्स बना रहे हैं अपनी। वो जो ट्रेंड निकला हुआ है, एक पिक्चर देते हैं तो जेमिनी जो गूगल का है, वो आपको साड़ी में, मुख्तलिफ ड्रेसेस में, बिल्कुल नहीं मुझे नाम पता है इसका, मैं चेक कर रहा था, नैना बनाना। हाँ, नैना बनाना अभी रिसेंट आया। अच्छा जी, वो इस तरह की पिक्चर्स बना के आपको दे रहा है सारी की सारी। वो लड़की इस बात पे हैरान हुई, और ये तशवीश का बायस है हमारे लिए कि लड़की ने जो अपनी पिक्चर दी ना, वो पूरे लिबास में थी, लेकिन जो साड़ी वाली पिक्चर लड़की के बदले बन के आई, उसमें लड़की के यहाँ पे मोल भी था पिक्चर में। लड़की का रियल लाइफ में भी इस जगह पे मोल है, बट जो पिक्चर दी थी साड़ी वाली, वो कंप्लीट ड्रेस वाली, उसमें प्रोमिनेंट नहीं, उसमें तो नजर ही नहीं आता, पूरा जिस्म कवर था। तो उस सॉफ्टवेयर को कैसे पता चला कि इसके यहाँ पे मोल है? या तो वो पहले से सब कुछ रीड कर रहे हैं, देख रहे हैं कैमरे के थ्रू आपको हर हाल में, हर हालत में। सर ये तो मैं उस बंदे का नाम भूल रहा हूँ, उनको कहते हैं द गॉड फादर ऑफ AI, जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। आप गूगल पे जाके लिखोगे आराम से मिल जाएगा। बुढ़ा सा आदमी है, ठीक है, बुजुर्ग से शख्स है। वो खुद कहता है कि हमने जब ये AI के एल्गोरिथम स्टार्ट किए थे ना, तो मैक्सिमम हम क्या करते हैं, हम मशीन पे जैसे 4 बटन ऑन नहीं होते, इस तरह हम एल्गोरिथम लेते हैं, मशीन को देते हैं, उसके बाद ये अपना एक न्यूरोनेट मैप बनाता है, और हमें अभी तक नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। दिस इज AI फॉर यू। सर मैं तो ये समझता हूँ कि जब हम उसको पिक्चर देते हैं ना कि भाई ठीक से बना के दे मुझे, या मुझे फौजी बना दे, मुझे साड़ी पहना दे या सूट पहना दे, मेरी लिंक्डइन पिक्चर बना दे, तो वो उस पिक्चर की बुनियाद पे सिर्फ नहीं बनाता,
बल्कि इतने सालों में जो उसका कैमरे के थ्रू आपको देख रहा है, अरे वो सर तमाम मेमोरी कलेक्ट करके फिर वो इमेज बनाता है। आप शायद वही, फिर मैं थोड़ा कंस्पिरेसी थ्योरीज की तरफ और जाना चाहूंगा, बिकॉज देखिए मैथ्स या सिंबल्स और सेक्रेट न्यूमरोलॉजी, ये वो 3 लैंग्वेजेस है जो आप मैजिक करने के लिए इस्तेमाल करते हो। और ये सबसे पुरानी जुबान है। दिलचस्प बात ये है कि मैंने जितनी भी जादू किताबें पढ़ी हैं हिस्टोरिक ये यूज हो रहा है सर, उन तमाम में सिंबल्स, फार्मूले, मैथ, कीमिया या अलकीमिया से केमिस्ट्री या फिजिक्स की एक ज्वाइंट किस्म समझ लें, ये पूरे चैप्टर्स हैं इसके। जादू इज नॉट लाइक आबरा कडाबरा झुम कुछ हो जाता है, नहीं, एक प्रोसेस है पूरा पीछे में, हिसाब किताब है, बॉटनी है उसके अंदर, कौन से पौधे इस्तेमाल करने हैं, किस तरह का गोश्त इस्तेमाल करना है, केमिकल रिएक्शन कैसे पैदा करना है। अरे सर इतनी डेप्थ है कि बंदा, वो कहते हैं ना पूरी पूरी जिंदगियां लग जाती है, लोग इन चीज़ों को मास्टर नहीं कर पाते, इसीलिए तो फिर वो डीमंस को बुलाते हैं कि आप आगे हमें सिखाओगे कि हम 200 साल इस पे मेडिटेट नहीं कर सकते। बट इन अ नटशेल सर 1950 में अगर वो वायरलेसली इतनी चीज़ों को स्पाई कर पा रहे थे, तो इस वक्त जब तक आपने अपने आप को किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी न किसी टेक्नोलॉजी से अटैच किया हुआ है ना, मैं अटैच का वर्ड यूज़ करूँगा कि आपको वो चाहिए ही चाहिए। आपने नोटिस किया होगा ज्यादातर लोगों को कोई ना कोई वीडियो देखते रहना जरूरी होता है जब वो खाना खाए। मेरे बेटे का ये मसला अभी, वो जब तक वीडियो नहीं चल रहा खाना नहीं खाया जाता। बेटे भतीजे का यही मसला है, क्योंकि बच्चा है ना अभी, उसका शऊर एक्टिव नहीं हुआ है, उसका अपनी नफ्स पे कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना, तो उसको मतलब डिजायर और पनिशमेंट में ही हमें आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके चलना होगा। लेकिन अगर आप दिन में 10 से 15 मिनट बिना किसी चीज़ के बैठना शुरू कर दें, मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि इस पॉइंट पे आगे ना बातों को रैप अप करूँ, क्योंकि वही अगर हम घुसना शुरू करें तो ये एक अंधा कुआं है कि किस किस तरह से आप पे अटैक हो रहा है। लेकिन इससे बचना बहुत आसान है सर, इतना सिंपल है कि हंसी आती है। सॉलिट्यूड, एज सिंपल एज दैट। और इस दौर में सॉलिट्यूड पॉसिबल है। अब ये आपको कस्टम डिजाइन करना पड़ेगा सर, क्योंकि मैं खुद भी शहरों में ही रहा हूँ सारी जिंदगी। अब मेरे लिए सॉलिट्यूड ये है कि मेरे घर वाले सारे जो है आराम से सुकून से सो गए। इट्स अ वेरी वियर्ड माइंडसेट, लेकिन यही है, 20 बच्चे अम्मा अब्बा सब सो गए, देन आई हैव सॉलिट्यूड, ठीक है, तो मैं 1-2 घंटा आराम से बैठ के मेडिटेट कर सकता हूँ। मैं अभी भी यही कर रहा होता हूँ। घर के सारे मसले हल होंगे तो मेरा वो जो है ना फ्लो वाला मोड ऑन होगा। इस तरह आपके लिए वो कौन सा मोमेंट होता है जिस वक्त आपको कामनेस फील होती है, ये आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। आज के ज़माने में आप किसी गुरु या गाइड या किसी सूफी से जाके ये नहीं ले सकते, क्योंकि आपका जो लाइफस्टाइल है सर वो इंतहाई कस्टमाइज्ड है, वो एक एल्गोरिथम पे चल रहा है, वो आपको खुद ही फिगर आउट करना होगा। ये मतलब इसके बाद सारा डेटा मेरे पास जो है वो नेगेटिव ही है इसको बैकअप करने के लिए कि किस तरह से एल्गोरिथम आपको कंट्रोल कर रहा है। सर ये हमारे लिए सबसे बड़ी बेहतरीन मिसाल है ना, कि हमने अक्सर सुना कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा जाया करते थे, वहाँ पहली वही का नज़ूल हुआ। जाते क्यों थे? वो जाते इसलिए थे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख्वाब देख रहे थे वो सच्चे होना शुरू हो गए थे, तो वो परेशान हो गए, ये क्या हो रहा है। अब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजत उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उन्हें इसलिए बहुत हाईली रिगार्ड किया जाता है ना कि वो खातून थी जिन्होंने एक नबी को हौसला दिया कि आप परेशान ना हो, कुछ बेहतरी होगी। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सॉलिट्यूड की तलाश में, तन्हाई की तलाश में पहाड़ की तरफ निकल जाते थे, गार में बैठ के, और कहते हैं कहीं कहीं दिन तक बैठे रहते थे। एग्जैक्टली, वो सोचते थे क्या हो रहा है, क्या चीज़ है, क्या रियलिटी है। उनके इस तफक्कुर को, इस तदब्बर को, इसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नज़ूल हुआ, फिर पहली वही आई और इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये तमाम निज़ाम शुरू हुआ कि आपको अपनी रियलिटी जाननी है ना। कि देखें, मैं हमेशा हर बात उस पर कहता हूँ कि इंसान 2 चीज़ों का मुरक्कब है, मिक्सचर है, एक बॉडी और एक सोल, स्पिरिट, कॉन्शियस। जब तक आप इनको 2 मुख्तलिफ चीज़ें मुरक्कब नहीं समझोगे, आप अपनी रियलिटी नहीं समझ सकते। ये क्या कर रहे हैं, ये इनके जितने प्रोजेक्ट हैं ये तमाम आपके असाब पे, रूह के काम करने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी के जरिए आपके इनर पीस को डिस्टर्ब करने वाले। जी। दूसरी तरफ आपको ये बिजी रखते हैं सिर्फ और सिर्फ जिस्म पे, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, वो सब फजूल बातें, झूठी बातें, फजूल बातें, झूठी बातें, लेकिन अरबों डॉलर लगा चुके हैं पिछले 50-60 साल में, सिर्फ अरबों डॉलर, शायद खरबों डॉलर्स हों, यू नेवर नो। अभी भी कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसी रूह पे काम करने के लिए, कॉन्शियस सब कॉन्शियस पे काम करने के लिए, लेकिन आपको लगा दिया है उस ट्रक की बत्ती के पीछे कि आपने सिर्फ चेज करना है इस बॉडी से रिलेटेड चीज़ों को। हम सिर्फ वही हसियात समझते हैं, जैसे 6 हसियात कहते हैं ना, हम देखना, सुनना, खाना, कहते हैं भाई ये रियलिटी है, कि ये हमारे 5 सेंसेस हैं। जब हम इसको रियलिटी मान लेते हैं ना, सिर्फ यही रियलिटी, सिर्फ कोई रियलिटी नहीं है, तो आप अपने हाफ सेल्फ से, उस आधे इंसान से किनारा कश हो जाते हो। और जिसके पास हाफ नॉलेज ही नहीं अपनी ज़ात के बारे में, वो क्या समझेगा दुनिया की मुकम्मल नॉलेज को।
अरे सर, आपने नोटिस किया होगा ऐसे लोगों को आप देखो ना तो उनकी आंखों में एक डेडनेस होती है। एग्जैक्टली। जैसा होता है जैसे रूह छुट्टी पे गई हुई है अंदर जो है घर खाली है, वो ऑटो पे चल रहा है। और ये एग्जैक्ट जो शुरू हुआ है, मैं अब ये खुल के बताना चाहूंगा, आप नोटिस करोगे ये 2010 से 2012 के बीच में स्टार्ट हुआ है। एग्जैक्टली, एक शिफ्ट, एक कुछ टाइमलाइन का शिफ्ट है, क्या हुआ है ये मुझे समझ नहीं आ रही। अगर बहुत मैं लिटरल जाऊं, आप इसको ये जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है ना, इससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने एक वायरलेस नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। आपको याद है पाक टेलीकॉम आता था एक जमाने में, उसमें तो सिम भी नहीं होती थी। हाँ। ठीक है, वो आपको सबसे अच्छी ऑडियो क्वालिटी देता था। अब जो आपके पास ऑडियो क्वालिटी है वो एक्चुअली उससे हल्की है, लेकिन इसको ट्रैक करना आसान है। ओह, वो वाला ट्रैक करना मुश्किल होता था, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता था। टावर्स की वजह से। टावर्स की वजह से रेंज ज्यादा है ना। देखिए, आप टावर से जितना दूर होगे उतनी एक्यूरेसी गिरती जाएगी। अब इस फोन का सीन ये है कि हम क्योंकि शहर में है ना, तो आपके फोन को एक टावर से नहीं 3 टावर्स के जरिए पिन पॉइंट किया जा रहा होता है। ओके। ठीक है, और थोड़ा सा ये कंस्पिरेसी की तरफ चला जाएगा, लेकिन मेरा इसका अपना एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आपके फोन को ट्रैक डाउन किया जा सकता है, सिम को किया जा सकता है, तो आपके आसपास EMPs मार के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस मार के आपकी बॉडी को भी ट्रैक किया जा सकता है। और हर बॉडी का, हर ह्यूमन बॉडी का अपना एक यूनिक एनर्जी सिग्नेचर होता है, जिसको आप अपनी फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो, कि उस पर आपकी पूरी बॉडी जो है ना पल्स कर रही है। ऑरा इसका ओके, यूं समझे कि जो आपका बॉडी का पल्स है वो मैग्नेट है, और जो ऑरा है ना वो मैग्नेटिक फील्ड का है, वो उसकी रेंज है। तो यस, इट्स पार्ट ऑफ इट। आप यहां तक भी कह सकते हो कि जिसको आप रूह कह रहे हो वो बेसिकली आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि इसी चीज को MK अल्ट्रा ने प्रूव किया कि अगर आप एक ह्यूमन बॉडी की, इसको हम बायो फील्ड कहते हैं, बायो इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, क्योंकि बायोलॉजी है ना, हमें लगता है कि हम सिर्फ एक बॉडी है, लेकिन असल में हमारे अंदर 8-9 एक्टिव एंटिटीज हैं। मतलब गट है, उसकी अपनी एक इंटेलिजेंस है, बात नट पेज तारे, हम एक मशीन है ना बेसिकली। और हर चीज की एक वाइब्रेशन है कि वो 1 सेकंड में इतनी दफा वाइब्रेट कर रही है मॉलिक्यूलर लेवल पे, इसलिए वो फिजिकल फॉर्म में ऐसे है। तो ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी 1968-69 में जाके ये मतलब डबल चेक करके उसको क्लासिफाइड करके साइट पे कर चुके हैं। हमें तो अब बताया जा रहा है ना कि मतलब 5G आया, 6G आया, ये तब सारा का सारा फिगर्ड आउट है। सर, वो एक सुपर ह्यूमन बनाना चाहते थे। इसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं ना सर, वो है ट्रांस ह्यूमन। ट्रांस ह्यूमन बनाना। अच्छा, ये जो आपकी सीरीज है स्ट्रेंजर थिंग्स, सर आखिरी वाली मैसअप कर दी, 4 तो बहुत प्यारी गई थी। इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, एक इंसान बना तैयार करना, ये MK प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा है। सबलिमिनल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना सर। देखा, आहिस्ता-आहिस्ता आपके माइंड में ये थॉट्स डालना शुरू करेंगे सबकॉन्शियस कि देखो ऐसा भी तो हो सकता है। तो ताकि 1 से 2 मतलब अभी ये जो नई जनरेशन आ रही है, मेरे हिसाब से इस जनरेशन को सिर्फ 10 से 15 मिनट रोज अकेले बैठ के बोर होने की जरूरत है, और इनको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये इन चीजों के साथ पैदा हुए हैं ना, फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं। आप ये भी तो देखें ना कि सॉलिट्यूड या अपने साथ वक्त गुजारने को बोरियत का नाम दे दिया गया, कि समथिंग बैड रिलेटेड टू दिस थिंग, मेरे पास करने को कुछ नहीं है, तो समझ ले मैं बहुत बुरा नकारा इंसान हूँ, मेरी कोई वर्थ नहीं है। यस, एग्जैक्टली। ये बड़ा तो ये प्रॉब्लम है। बोर का लफ्ज ही ये नेगेटिव कर दिया गया कि आप एक इंसान है। कल मैं लाइव में बात कर रहा था, तो किसी ने सवाल पूछा कुंडलिनी के हवाले से ना, यार मैं आपको उसका जवाब नहीं दे सकता कि हर इंसान डिफरेंटली प्रोग्राम है, हर इंसान का चाकरा डिफरेंटली एक्टिवेट होता है। ठीक इसी तरह हर इंसान को अल्लाह पाक उसी की तरह से मिलता है, जिस तरह से मुझे मिल रहा है ना, हो सकता आपके लिए कफर हो। जिस तरह मैं अल्लाह पाक से बात करता हूँ, शायद वो आपको समझना है, जिस तरह आप बात, तो मुझे वो बात समझ नहीं आएगी। 100% एग्रीड सर। ये चीजें ना आपको खुद अपनी देखनी पड़ेंगी, अपने पॉइंट्स खुद नोट करने पड़ेंगे। सर ये आजकल एक ट्रेंड तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये कल्ट बनती जा रही है, जिसको आप कह सकते हो कि डार्क स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस हो रही है। मैं पर्सनली यहाँ तक पहुंच गया हूँ, मैं मीटिंग करने वाला था ऐसे शख्स से, ये लाहौर में होते हैं, जो कुंडलिनी एक्टिवेशन का 1.5 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। और क्या बात है सर, ये सारी चीजों में मैं बहुत डिटेल में घुसा हूँ। कुंडलिनी को एक्टिवेट नहीं करना होता, वो आपकी सेक्सुअल एनर्जी है, उसको आप छेड़ोगे ना, वो बढ़ जाएगी। वो रूट चाकरा है आपका सर, क्या करोगे उसके बाद? लिटरली यही कह सकते हैं। वही उसके फिर अलग अलग नाम है। रूट चाकरा के अंदर एक 3.5 इंच का एक कर्व, वही ये उसका सिंबल है। उसको सरपेंट की तरह भी कहते हैं ना उसको। सेक्सुअल एनर्जी है ना सर, जब ये एक्टिव होगी सरपेंट की तरह आपकी बॉडी में मूव करेगी। थोड़ा कराची वाली जुबान हो जाएगी, लेकिन अगर आपने कभी ठरकी लाइफ गुजारी है तो वो आपकी कुंडलिनी एनर्जी है जो आपके कंट्रोल के बाहर हुई है, और वो आपको चला रही है। लिटरली यही है। सोचा 1.5 लाख रुपए एक बंदे से ले रहे, मेरा सर फट गया। मैंने कहा मैं इसको वेदा दे देता हूँ, उसमें पूरा प्रोसेस लिखा हुआ, खुद पढ़ लो यार। लेकिन है ये सीन है, वो पत्थरों का इतना सीन हुआ हुआ, ये वाला पत्थर पहने, फिर इस तरह से योगा का पोज करे। अरे भाई, आपने सिर्फ अपने साथ टाइम गुजारना है,
योगा सर योगा के ऊपर इतनी डार्क साइकोलॉजी हो रही है कि आई एम एक्चुअली स्केयर्ड। मतलब मुझे वही एक पॉइंट था कि मुझसे कोई लोग पूछते थे कि मैं अपनी हेल्थ के लिए बेहतर क्या करूं, मैं एक आध पोस्ट बता दिया करता था। अब मुझे बताते हुए भी डर लग रहा है क्योंकि उन्होंने योगा को एक रिलीजन बना दिया है। टेक्निकली आप अपनी बॉडी की वर्शिप कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि ये पोज मुझे ठीक कर रहा है, वो पोज आपको ठीक नहीं कर रहा, वो थोड़ी देर के लिए एनर्जी का फ्लो सही कर रहा है। वो ये मतलब आप इसकी डेप्थ में घुसो, पता नहीं कितने किस्म के योगा पोसेज हैं, आसनाज है, फिर मुद्राज होते हैं। मुद्राज को कहते हैं पावर स्टैंड्स। आप वो इस चक्कर में बेचारा ट्रम्प भी बदनाम हो गया था ना, वो उस पे कैमरे पे दिख गया था यूं करके हाथ रख के बैठा हुआ था। वो लोग समझ रहे इल्यूमिनाटी का सिंबल ही पावर स्टैंड्स होता है। इससे आप बॉडी की बिजली बैलेंस करते हो। क्या नाम है उसका जो जैन सी का सुपर हीरो बनता है, एंड्रयू टैट, उसमें भी वो भी करके बैठा होता है। सर आप यूज करो। अभी हम पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं ना, हम इस तरह पोस्चर बनाएंगे तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट की पोलैरिटी को ऊपर नीचे कर, आप यूं करके बैठ जाओगे ना, आपको जो भी बंदा बात कर रहेगा, आपको कोई भी चीज सजेस्ट करेगा, आप ना करना शुरू कर दोगे। और आपकी जो वो होगी ना, आगे कहते हैं फोर्स फील्ड, यूं समझे आपकी जो ये ऑरा है वो सॉलिड वॉल की तरह बन जाएगा। अगला बंदा डरेगा आपसे सवाल करते हुए। इसको आप रिवर्स करके बैठ जाओ तो अगले बंदे के साथ आपकी कॉन्वर्जेशन स्मूथ हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि आप उससे सिंक में हो। तो अगर किसी कॉन्वर्जेशन के बीच में आप फंस रहे हो, आप ये ट्राई करके देख लो, देखना पड़ेगा। ये लिटरली सिर्फ बायोइलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं सर, और कुछ भी नहीं है, सर्किट है। इसके गिर्द इतना मंजन बना दिया है कि मुझे ना सिर्फ डर लगता है बल्कि मुझे हैरानी भी होती है कि यार अगर मैं 10 साल पहले मुझे ये सारी चीजें पता होती, मैं तो पता नहीं करोड़पति होता। लेकिन सारा हराम का पैसा होता है, ये है हराम का ही होता है। मेरे एक टीचर बड़े मजे की मुझे बात कहते थे। वो कहते थे कि जंगीर, हर शय का राज जो है ना वो तवज्जो में। मुझे बहुत बोरिंग लगता था ये तवज्जो। क्या तवज्जो समझ नहीं आता था। अब लाइफ में समझ आया, तवज्जो का मतलब है ठहर जाना। अभी आप ना एक बहुत बड़े फ्लो में चल रहे हो, एक फ्लो में आप ना, आपकी एनर्जी आपके कंट्रोल में ना फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में, आपको जिस तरफ चलाया जा रहा है ना, वो कहते हैं ना कि एक वक्त होता है जब सुपेरा बीन बजा रहा होता है ना, तो बीन की मूवमेंट सांप को कंट्रोल कर रही होती है। लेकिन जब वो एक दूसरे क्लिक हो जाते हैं ना, तो फिर सांप बीन को कंट्रोल कर रहा होता है, वो एक हो जाते हैं, एक ही हो जाते हैं। हाँ यही है। अभी आपको इस बिजी माहौल में या स्पेक्ट्रम की जो आपने बात की थी ना, उस पे इतना कर दिया गया कि आप इसके साथ अलाइन हो चुके, इस माहौल के साथ। सुबह उठना है, मोबाइल देखना है, नोटिफिकेशन देखना है, एक लगा बंदा आपकी तवज्जो है जो डिस्ट्रैक्ट की गई है। आपको इस फ्लो से बाहर आना पड़ेगा। और वो तवज्जो है, वही मेडिटेशन है, वही योगा है, वही इबादत होती है। इबादत भी बिना तवज्जो की क्या इबादत है? अगर आप नमाज पढ़ रहे हो, ध्यान आपका आगे भी जा रहा है, तो नमाज तो हो गई आपकी, कबूल करने जाता अल्लाह पाक की, लेकिन नमाज का जो एसेंस था, इसको मौला अली कहते हैं ना, वो कायम नहीं हुई। वो पढ़ तो नमाज कायम नहीं हो पाई आपसे, क्योंकि कायम होती तवज्जो से। जब आप होते हो वहदानियत के साथ, ये तवज्जो होती है। और 5 वक्त इसलिए हमें इस तवज्जो को कहा गया कि एक वो वक्त होगा जब आप वहदानियत के साथ होगे, तो आप इस इंतशार का शिकार नहीं हो सकते। जो ये हजारों तादाद में वॉचर्स आए थे, डीमंस आए थे, अस्मोदियस है, इसमें बड़े बड़े बेल्ज़ेबूब है, नाम है, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो मौजूद हैं, 7 डेडली सिंस, उनसे बचना है तो तवज्जो, अपनी ज़ात के साथ वक्त, और अपने मैं हूँ क्या, ये सवाल। सर रिसेंट मेरा जो एक्सपोजर रहा है लोगों के साथ सेशंस करने का ना, उसमें ये एक डेटा सेट मेरे सामने आया कि मेजॉरिटी लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं है। या तो घर का माहौल ऐसा टॉक्सिक था कि कोई ऐसा फादर फिगर नहीं मिला, या घर में कोई बड़ा भाई नहीं मिला जो कि उनको ये हौसला देता कि तू जा कर, मैं हूं तेरे पीछे। ये एक बहुत बड़ा मिसिंग एलिमेंट है, जिसकी वजह से मुझे लगता है मेजॉरिटी लोग इसलिए किसी ना किसी बंदे को ढूंढते हैं कि ये मुझे बता दे रूहानियत क्या है, या ये मुझे बता दे नमाज कैसे पढ़नी है, या ये मुझे बता दे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को कैसे फॉलो करना है। सर सब किताब में लिखा हुआ है। हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ी सी मेहनत है, दिन में 10 मिनट भी दे लें, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है। एटलीस्ट मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस तो यही है सर, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में काफ़ी नेगेटिव भी रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, 100% इंसान नहीं हूँ। एक हद तक कराची में ही रहता हूँ सर, तो सोशल मीडिया का मेरे पे पूरा इन्फ्लुएंस है। मतलब वही है, जंक फूड भी खाता हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं खाता। लेकिन जब ये नियत की ना कि सर यूट्यूब पे आना है और व्लॉगिंग करनी है, वो आप देखिएगा तकरीबन मैंने 8 एपिसोड्स किए हैं, वो 0-1 से 7 लेवल किया, और 8वीं एपिसोड जो बनी है ना, उसके बाद सर मेरे माइंड में सिर्फ ये चल रहा था कि मैंने सुबह उठ के कितने बजे शूट करना है, मैं घर वालों से कैसे बात करूं। वो जो एक क्रिएटिव फ्लो था सारा बंद हो चुका था, एक स्ट्रक्चर बन चुका था, और वो स्ट्रक्चर बड़ा रिवॉर्डिंग था, ऐसी बात भी नहीं है सर। मैंने बड़ी हिम्मत करके वहाँ से अपने आप को खींचा, बंद किया, और यहाँ पे आके बैठा हूँ। वो फ्लो मुझे वापस लेके आना है, ताकि जो सीजन आए ना उसमें प्योरली नॉलेज जा रही हो, ये नहीं जा रहा हो कि तलत मजर क्या बोलना चाहते हैं। ट्रू।
आई होप आई एम मेकिंग सेंस, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब मैं व्लॉगर्स को देखता हूँ, मुझे हैरानी होती है डेली व्लॉगिंग कैसे कर पा रहे हैं। मैं 15 दिन के अंदर मैं बर्न आउट हो गया। नहीं, मुश्किल होता है। अगर आपने सिर्फ चीज़ें दिखानी है तो आप दिखा दें, लेकिन अगर आपने कुछ समझाना सिखाना है तो डेली नहीं हो सकता, टाइम लेता है। और जब आप कोई नॉलेज इस तरह की बात भी करते हो ना, तो ज़्यादा पता, जब पॉजिटिव चीज़ों की बात करते हो तो नेगेटिव चीज़ों की बात करते हो। इनमें कुछ दोनों करनी entities पड़ती ऐसी हैं जब उनका नाम लिया जाए ना तो वो एक्टिव हो जाती हैं। ओ यस यस, कल लाइफ में भी उनसे बात की डीमंस के बारे से। मैंने कहा कुछ डीमंस ऐसे हैं ना, उनका नाम भी लिया जाए ना तो कुछ एनर्जी ऐसी है कि वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ऐसा जिनका बहुत ही अजीब सा कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है, आगे डरा देगा तो मैं सामने बहू बन के आ जाएगा। नहीं, असल डीमंस वो हैं जो ये लस्ट, ग्रीड, गुस्सा, नफरत, इन जज्बात पे काबू रखते हैं। और जब ये आपके जिस्म के अंदर या ज़ात के अंदर इन जज्बात का डिसबैलेंस होता है ना, तो आपकी पर्सनल लाइफ मुतासिर होना शुरू हो जाती है। आप चिड़चिड़े हो जाओगे, आप हवस आपके अंदर आ जाएगी। हवस सिर्फ सेक्स की नहीं होती है, पैसे की भी होती है, ताकत की भी होती है। सर 7 डेडली सिंस में ना मैं एक्चुअली कुछ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यस प्लीज। ये जिसको हम 7 डेडली सिंस कह रहे हैं बाइबल में, वही एग्जैक्ट चीज इसमें वेदास में चाक्रास कहला रही है। अच्छा, ये है 7 फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी मशहूर जमाना बदनाम है, इनको आप सॉल्फेजियो कहते हो। सॉल्फेजियो फ्रीक्वेंसीज, आपने आप ही से मेरा नाम सुना था पहली दफा ये। पहले तो थ्योरी थी ना मेरे पास। अच्छा, सॉल्फेजियो मुझे मेरे म्यूजिक टीचर ने बताई थी कि ये डिवाइन फ्रीक्वेंसीज होती हैं, या नेचर की या यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसीज होती हैं। पहले तो मैंने सिर्फ इन पे बैठ के मेडिटेट किया हुआ था कि मैं लगा के छोड़ देता था, और ये ऐसी होती है टो टी टा, इस तरह की आवाज है। जिस तरह वो हमारा सर्वर होता था ना इंटरनेट कनेक्ट करने वाला, याद है? लिटरली यही है। हाँ, ठीक है। अब वो फ्लक्चुएट कर रही हैं, उसमें टो टी अलग अलग साउंड्स आ रही हैं। ये सॉल्फेजियो एक एक साउंड है जिन पे मेडिटेट किया जाता है। आप ये सॉल्फेजियो पकड़ के अपने किसी भी चाकरा, असल में चाकरा की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के जरिए आप अपने बॉडी के ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहे हो। आपका रूट चाकरा, सबसे पहला सिन क्या है सर? हाँ, ठीक है। आप देख रहे हैं सर, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क आ रहा है, एक ही चीज की बात हो रही है। आप सिर्फ अकेले बैठ के अपने साथ 10-15 मिनट लगाओ, आपको कोई जरूरत नहीं है जानने की कि रूट चाकरा क्या होता है, सेक्रल चाकरा क्या होता है, 7 डेडली सिंस क्या होते हैं। आपको खुद महसूस होगा कि आपकी बॉडी आपको कह रही है चल ये कर, चल ये कर, चल वो कर, और आपको बॉडी में महसूस होगी, हैवीनेस महसूस होगी कि जहां से ये फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, जिस ग्लैंड से निकल रही है। ग्लैंड वो वर्ड यूज होता है जो आजकल हम बायोलॉजी में यूज करते हैं। अब आपके जो 5G टावर्स है ना सर, ये 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। इसमें आपकी बॉडी पूरी की पूरी कवर हो रही है। मतलब आपके बोन मैरो का जो गूदा है उससे लेके आपके बालों तक हर चीज बम्बार्ट हो रही है। बल्कि सोचें, आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है वायरलेस हेडफोन्स यूज करने का। हाँ सर, वो भी 5 गीगाहर्ट्ज ही होते हैं और 2.4 गीगाहर्ट्ज होते हैं। ये दो फ्रीक्वेंसी मैं करता हूँ यूज सर। देखिए, उसमें आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है। मैं खुद यूज करता हूँ। मैं तो सर, मैं बाय पैशन एक वीडियो एडिटर और डायरेक्टर हूँ सर। मुझे तो इस तरह वापस आना है आहिस्ता आहिस्ता, इंशाल्लाह। वीडियोस भी बनाएंगे, फिल्में बनाएंगे। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसीज से अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो ना, तो फिर डिटॉक्स करना फर्ज है आप पे। अब डिटॉक्स का जो सबसे आसान तरीका है वो नेचर में जाना है। जंगल में जाके बैठ जाओ, रेगिस्तान में जाके बैठ जाएं सर। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपके आसपास जो चीज़ें हैं वो ऑर्गेनिक हैं, वो कुदरत का जो फेव है ना, जिसका वेव फॉर्म कहते हैं, उससे डेवलप हुई हुई, उनके अंदर पैटर्न्स हो, स्ट्रेट लाइंस ना हो। मतलब इस चीज़ पे हमारे फराज साहब कभी कभी जो है ऑफेंड भी हो जाते होंगे, लेकिन मैं वायरलेस के इतना खिलाफ हूँ कि अगर तार नहीं लगी तो मैं उस रिकॉर्डिंग के खिलाफ हूँ कि ये रिकॉर्ड करना ही नहीं है। मैं इतना सर खपती हूँ साउंड के मामले में, क्योंकि इसके ऊपर ये जो केबल के ऊपर आपको सर ये जो प्लास्टिक दिख रहा है ना, ये सिर्फ प्लास्टिक नहीं है, बड़ा इंजीनियर्ड प्लास्टिक है। ये अंदर जो तार जा रही है उसके अंदर जो सिग्नल है उसको एक अलग ही लेवल की प्रोटेक्शन दे रहा है। यूँ समझ ले अंदर एक पूरा यूनिवर्स चल रहा है। कोई भी जेन्युइन साउंड का बंदा होगा ना, यहाँ तक कि आप आतिफ असलम को जाके स्टेज पे पकड़ लो, उसने कान में जो है ना ये करके एक एयर प्लग लगाया होता है, उसकी तार उसके नीचे से जा रही होती है, वो आज तक तार यूज कर रहा है, और हम लोग वायरलेस पे आ गए। जब भाई सुनता रहे ना, ये तभी तार को हाथ लगाई, ये ना कि आवाज ही ना गायब हो गई। आवाज सर इतनी, ये जो हमारी आवाज है ना सर, जो हमारे गले के, इसको थायराइड जिसको कहा जाता है, ये जो ग्लैंड है, ये हर फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकता है। ये 0 से लेके मतलब इन्फिनिटी तक की साउंड्स निकाल सकता है। जब आप एंशिएंट रिलीजन्स को और पेगन रिलीजन्स को खोलते हैं ना सर, सही से खोलते हैं, और उनको आप रिलीजन की नज़र से नहीं, आप ऐसे देख रहे हो जैसे एवेंजर्स की कॉमिक पढ़ रहे हो, फिर मजा आता है। क्योंकि उन लोगों ने ये किया, उन्होंने जाके ढूंढा नेचर में कि फॉर एग्जाम्पल रूट चाकरा की जो फ्रीक्वेंसीज है वो प्लांट में से किस टाइम पे निकलती है। वो इतना डीप घुस गए,
उन्होंने ये देखा कि आपका हार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल दिन के किस वक्त होता है। उन्होंने वो टाइम पकड़ा और उस वक्त मेडिटेशन करना शुरू की तो उनके अंदर से आवाज़ें निकली। वो आवाज़ें क्या है? उनको हम राग कहते हैं। लेकिन आज जो हम म्यूजिक, जिसको आज आप म्यूजिक कहते हो, वो उस आधे घंटे के राग का वो 3 मिनट वाला पार्ट है जो डायरेक्ट आपके या तो ब्रेन को टारगेट कर रहा है, या हार्ट को टारगेट कर रहा है, या फिर आपके रूट चाक्रा को, आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स को टारगेट कर रहा है। आप देखेंगे आपको रैप में इसलिए हमेशा भारी बीट्स मिलती हैं और बेस मिलता है, क्योंकि ये आ गया 10 to 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, ये आपका ये वाला हिस्सा है। अब जैसे जैसे टाइम और टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है ना सर, MK अल्ट्रा इज नॉट जस्ट अ कंस्पिरेसी, MK अल्ट्रा इज लाइव विद एवरी सिंगल वन ऑफ अस, क्योंकि अब हम खुद अपने आप को ट्यून कर रहे हैं। जब तक एल्गोरिथम आपको चला रहा है ना सर, वो एल्गोरिथम आपका गॉड है। ये चीज़ आप 2012 के बाद से होता हुआ देखोगे कि आपको शहरों में लड़ाइयाँ फड्डे मिलेंगे, जंगें शुरू होंगी जिनकी कोई सेंस नहीं बन रही होगी। बहुत छोटी सी बात जो है ना, राइस अ पहाड़ फौरन बनती जाएगी। वो दिखने में ये लग रहा है ना कि राइस से पहाड़ है, पीछे से ये हो रहा है, वो फ्रीक्वेंसीज बम्बार्ड कर रहे हैं। ठीक है, जो टावर लगे हुए सिर्फ 5G नहीं मार रहे, 2.4G नहीं मार रहे, वो क्या क्या मार रहे हैं हमें पता भी नहीं है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी 1969 1970 में जाके सील करके साइड पे कर दी हुई है। उस वक्त का बनाया हुआ कोई कैंपेन है, कोई प्रोग्राम है, कोई एजेंडा है जो कि अभी तक लीक आउट नहीं हुआ है, जो इस वक्त भी रियल टाइम में R&D को कर रहा है। जैसे आपने डार्पा का नाम लिया ना सर, डार्पा मशहूर है इस बात के लिए कि डार्पा के पास इस वक्त दुनिया की जो टेक्नोलॉजी उससे 25 साल आगे की टेक्नोलॉजी मौजूद है। ऐसा ही, और ये लोग इस वक्त लोग भी हायर कर रहे हैं कि आप ज्वाइन भी कर सकते हो। सोचो इस पॉइंट पे आ गए सर। दे आर 100% श्योर कि हमारा सारा डेटा भी लीक हो गया तो भी हमें कोई हार्म नहीं कर सकता। वो इतने लेवल पे फ्रीक्वेंसीज को कंट्रोल कर रहे हैं, और इससे निकलने का तरीका इतना आसान है, आपने अकेले बैठना है, बोर होना है। सर 2 चीज़ें। पहली चीज़ तो हमने जो फ्रीक्वेंसी की बात की ना, इसी में हार्प में एक बात की गई थी कि ये डायरेक्टली तो ELF एक्सट्रीम लो फ्रीक्वेंसी नहीं प्रोड्यूस कर सकती, लेकिन जब इसकी पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टकराती हैं आयनोस्फीयर से, तो उसका आउटकम एक हो सकता है कि ELF क्रिएट होती हो। और वो कह रहे हैं कि ELF जहाँ एक तरफ MK अल्ट्रा में इंसान के दिमाग को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा जी, कि उसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच करके, रेजोनेंस के साथ अटैच करके इंसानों को इमोशंस कंट्रोल किए जा सकते हैं। कहीं एक हजूम खड़ा हुआ है, उन सब के अंदर एक जज्बाती कैफियत पैदा की जा सकती है, गुस्सा कैफियत पैदा की जा सकती है। जैसे हम देखते हैं ना, एकदम एहतजाज हो रहा था, तोड़फोड़ शुरू हो गई, हुकूमतें गिर रही हैं, आग लगाना शुरू हो गया आउट ऑफ नोवेयर। अभी नेपाल का हम हाल देख रहे हैं। इस तरह की बातें की गई थी। 95 में बताया गया था कि ये हार्प टेक्नोलॉजी ये मुस्तकबिल में जाके इस तरह की चीज़ें पैदा करेगा। कि और यही एक और बात दिलचस्प की गई कि जैसे 2010 में हेटी का ज़लज़ला आया, 2011 में जापान के अंदर सुनामी आया। वो कह रहे हैं ये चीज़ें जो थीं कि मतलब जियोलॉजिकली ये पॉसिबल नहीं था उस वक्त ज़लज़ले का पैदा होना या इस तरह का सुनामी का क्रिएट होना उस इलाके में। कह रहे हैं कि ELF के थ्रू टेक्टोनिक प्लेट्स को एक्टिवेट किया गया। हाँ, मैं आपसे एग्री करूंगा क्योंकि ये सारा मैंने पढ़ा हुआ है। प्लीज गो ऑन, प्लीज। हाँ, क्योंकि जिस तरह आपने मुझे बताया ना कि 5G इस तरह से इंसान के हड्डियों के गूदे तक जो है वो रसाई रखेगा, वो वेस्ट जाएंगी, मैनिपुलेशन कर सकती हैं, कुछ और मसले कर सकती हैं। तो ये काम तो हम लोग पिछले 30-40 साल से सुनते आ रहे थे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में, कंस्पिरेसी थ्योरी कि भाई ये तो ऐसा काम हो जाएगा तो वैसा काम हो जाएगा। वो चीज़ तो हम होते हुए देख रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने आपसे कहनी थी कि जितना मैंने यूनान को पढ़ा है ना, उसके फिलोसफर्स को पढ़ा है, वो वक्त को 2 हिस्सों में बांटते थे। एक था वक्त आम आदमियों के लिए, वो था क्रोनोस का, क्रोनोस सेकंड्स में क्रोनोस कहा जाता था। दूसरा कहते थे वक्त है वो है कायरोस, इंटेलेक्चुअल का। वक्त को बांटने का तरीका आम आवाम का अलग है, इंटेलेक्चुअल्स का अलग है। हाँ। और उसके बाद अगर मैं मायंस को देखूं तो मायंस ने जो कैलेंडर दिया था वो 2012 पे उसका इख्तिताम हो रहा था। उसमें बड़ी मशहूर मूवी बनी कि जैसे दुनिया ख़त्म हो जाएगी, एक खौफ का आंसर भी था 2012 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। एग्जैक्टली। बट मुझे लगता है कि वो कायरोस में ज़माने को नापते थे मायंस भी। तो एक अहद का इख्तिताम हो रहा था, कोई नया दौर शुरू होने वाला था दुनिया में जो पिछले दौर से मुख्तलिफ होगा, ख़तरनाक होगा, तबाही वाला होगा। क्योंकि क़यामत एक प्रोसेस है बहुत बड़ा, एक दिन का नाम नहीं बता रहे थे उसको। वो आपके साथ मैं एक मज़े की रिसर्च शेयर करता हूँ। कहा जाता है कि हर 10 से 12 हज़ार साल बाद जो है ना, अर्थ की क्लाइमेट रीसेट करती है। ठीक है ना, या तो किसी ना किसी तरह का आइस एज आएगी,
या कोई ना कोई स्टॉर्म आएगा। और अगर आप कैलकुलेशन करें ना तो हम कुछ 600-700 साल अगर एग्जैक्ट जाए तो तकरीबन 1200 से 1500 साल के बीच में कहीं हम ओवर जा चुके हैं। अभी तक जो एक्सपेक्टेड हमारा आइस एज है अर्थ की वो नहीं आई है। ये आइडियली अगर वही बात है ना सर, अगर आप लिटरल तरीके से लेके चल रहे हो ना कि एक इंटेलेक्चुअल माइंडसेट है वो एनर्जी को किस तरह से चैनल करेगा, तो वो अपने अंदर से चैनल कर रहा होता है। अभी अगर हम फ्रीक्वेंसीज के साथ इतनी मैनिपुलेशन ना करते, बल्कि ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मेरे पास अभी पूरी तरह मौजूद नहीं है सर, ये मैं इसको ढूंढने में लगा हुआ हूँ कि ये फ्रीक्वेंसीज की मैनिपुलेशन की वजह से है जो टेक्टोनिक प्लेट्स हो रहे हैं, या फ्रीक्वेंसीज की मैनिपुलेशन की वजह से इन्होंने आइस एज रोक दी है। क्योंकि जो एक सर चैनल है बहुत प्यारा, द वाई फाइल्स, ये आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगा। द वाई फाइल्स, ठीक है। द वाई फाइल्स का जो होस्ट है ना सर, ये उस पे आया था जो रोगन एक्सपीरियंस पे। अच्छा। तो वहां से मैंने उसको पकड़ा, फॉलो किया। और मतलब उस पे तो आया था तो बिल्कुल वही था, मतलब हिज माइंड वाज ऑल ओवर द प्लेस। मैं इस पे बात करना चाहता हूँ, उस पे करना चाहता हूँ। हर वो बंदा जो इन राजों में बात करता है उसका दिमाग ऑल ओवर द प्लेस ही होता है, और तो वो उसको समझ नहीं आता किस तरह कनेक्ट कैसे करना है। उसको पता है दिमाग में कनेक्ट हो रही है चीजें, अब मैं दुनिया को कैसे बताऊं कि किस तरह कनेक्शन है इसका। तो ये जो बंदा है ना मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रहा है, मोटिवेशन भी बहुत रहा है। मैं उसको बहुत फॉलो करता रहा हूँ। बल्कि मैं एक पॉइंट पे ये भी सोचा था वाई फाइल का उर्दू वर्जन बनाते हैं, लेकिन मैंने कहा पर छोड़ो यार, बहुत मेहनत है। उस बंदे ने किए सर 4-5 साल उसने लगाया। तो ये सारा, इसमें एक पूरा सेक्शन है जिसमें अंटार्कटिका के ऊपर एक पूरी कंस्पिरेसी थ्योरी है। अच्छा। जो कि वही घूम फिर के नाज़ी से ही शुरू हो रही है, क्योंकि नाज़ीज़ वहाँ तक पहुँच गए थे, उन्होंने सबसे पहले वहाँ पे बेस कैंप्स बना लिए थे। और अभी प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू हिज रिसर्च, और उसने सारी रिसर्च जो है ना पब्लिक की हुई है कि CIA से कौन सी फाइल मिली है, ये कहाँ से मिला है, वो कहाँ से मिला है, उसे यूट्यूब के वीडियो के नीचे सारा लिख दिया हुआ है। वो सारा बता रहा है कि सर हमारे सामने जो अर्थ का मैप बनाया हुआ है ना वही गलत है। हम जिस मैप को फॉलो कर रहे हैं वो एक्यूरेट नहीं है, वो एक कस्टम डिज़ाइन है। हमें मुश्किल से आधी दुनिया का पता है, आधी दुनिया हमसे इस वक्त छुपाई हुई है। मैंने समंदर के बारे में पढ़ा था कि समंदर को हमने 5% मुश्किल से डिस्कवर किया है। मैपिंग जो होती है ना दुनिया की, अपना हमने मार्स की पूरी मैपिंग कर ली है, मतलब सेंस नहीं बनती सर। लेकिन अपने समंदर की हम ना वो मैपिंग नहीं कर सके अभी तक। मतलब हमें नहीं पता क्या है 95% समंदर के नीचे क्या है। सर हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन्स है जो बिल्कुल मरियाना ट्रेंच के अंदर घूम रही होती हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल उन्होंने मैपिंग ना की? हमसे डेटा छुपाया जा रहा है सर। क्योंकि देखें हम कहते हैं ना कि 70% ऑफ दिस वर्ल्ड इज वाटर, बट वो सतह के ऊपर है। दुनिया 70 से पानी पे कंसिस्ट नहीं करती है। पानी को निकाल के एक गोल दायरा बनाया जाए ना तो वो शायद ऑस्ट्रेलिया या इंडिया के बराबर होगा समंदर। वो जमीन की सतह के ऊपर है। जमीन की सतह का सरफेस का जो है 70% उसने कवर किया हुआ है। उस जमीन के नीचे पे क्या है, जो 70% जमीन जो समंदर ने छुपाई हुई है, वो असल राज है। कौन कौन सी सिविलाइजेशन है उसके अंदर। मिसाल के तौर पे मैं आज बेसिकली सुमेरियन सिविलाइजेशन में वीडियो बनाने आया था, जो शायद पोस्टपोन कर दूं आगे के लिए। अब सुमेरियन सिविलाइजेशन दुनिया की पहली जदीद सिविलाइजेशन थी। ऐसा नहीं है कि उनसे पहले लोग नहीं थे, उबैद थे, उरुक थे, उरुक के बाद सुमेरियंस आए वहाँ पे उस मेसोपोटामिया रीजन में। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक पूरा निज़ाम तश्कील दिया। ये तिग्रिस और यूफ्रेट्स, दजला, फरात जो थे, इसमें सैलाब बड़े आया करते थे। उन्होंने इसके पानी को डिस्पर्स किया, नहरी निज़ाम बनाया, डैम्स बनाया, रिजर्वायर्स बनाया, खेती में इस्तेमाल किया, इस जगह को रहने के काबिल किया। यूनिफॉर्म लिखाई की किस्म है उसका इजाद किया, हिसाब किताब, स्कूल, ये सब कुछ सुमेरियंस ने किया। लेकिन वो सुमेरियन खुद कहते हैं कि ये हमने नहीं किया, हमें फलाने जो एंटिटीज़ हैं उन्होंने सिखाया है। उनको अनुनाकी कहते हैं, इनको अनुना कहते थे। अकाडियंस ने आके बाद में अनुनाकी का नाम दिया उनको। और उनके बारे में कुछ लोग कहते हैं वो एलियंस थे, कुछ कहते हैं वो वॉचर्स थे, कुछ कहते हैं नेफिलियम्स थे। तो अभी तो हम बहुत कुछ नहीं जानते। और तकरीबन को 3 से 4 हज़ार साल या 2 से 3 हज़ार साल सुमेरियंस ने वहाँ पे एग्जिस्ट किया है। 2-3 हज़ार साल बहुत बड़ा अरसा होता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लेके आज तक जो है 2025 साल इतना हो गया, समझ रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि 2000 साल जो दुनिया पर रहे हैं। एक मुल्क का नाम लेते हैं जिनके साथ उनकी तिजारत थी, निहुला या इसका नाम था, एडिटर को कहूँगा नाम बता के इसको ऐड कर दें। और वो मुल्क था इंडिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत सारे स्टैम्प्स और राइटिंग्स आपको सुमेरियन सिविलाइजेशन के वहाँ से जो खुदाइयाँ हो रही है वहाँ से निकली हैं। वहाँ से निकल रही हैं। 20,000 टैबलेट्स निकले हैं वहाँ से, 20,000 टैबलेट्स। एपिक ऑफ गिलगमेश, तूफान का किस्सा, उत्नपिष्टम का किस्सा, इंसान की क्रिएशन का किस्सा कि किस तरह इंसान को मट्टी से बनाया गया। और फिर
एक खातून बनाएगी, देखा गया कि भाई अभी परफेक्ट नहीं है इंसान, तो उसके लिए रिब ली गई इंसान की। There you go. कुरान पाक से पहले, इंजील से पहले, तौरात से पहले वहाँ पे ये किस्सा लिखा गया। कुरान पाक में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में एक आयत है कि उसके दौर में लोग, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में लोग 3 खुदाओं का पूछते थे। इश्तार थी, शमस था और चांद था। किसी को ये नहीं पता था, बाइबल में इसका जिक्र नहीं आया था, दुनिया को नहीं पता था। अभी जब वो दरियाफ्त हुआ है, बेबीलोन ज़ेग्रेट्स निकले हैं, तो पता चला कि वो आस्ट्रल ट्राइड को पूछते थे, 3 सितारों को पूछते थे, सूरज, चांद और वीनस, जिसे इश्तार का नाम देते थे। तो सर हमें 20वीं सदी के आगाज में पता चला सुमेरियन नाम की कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट भी करती है। हमें तो पता ही नहीं था इतनी बड़ी सिविलाइजेशन का सर। तो हम क्या जाने कायनात के राज कहाँ कहाँ घूम रहा है, कौन की जो फजा, जो एक बुलंद हुआ था हुक्म, उसने क्या क्या क्रिएशन किए, कौन कौन सी सिविलाइजेशंस आई हैं। अच्छा, ये हमें इसलिए नहीं मालूम क्योंकि ये पार्ट ऑफ द एजेंडा भी है MK अल्ट्रा कि आपने जो मासेस हैं उनकी नॉलेज को लिमिट कर देना है, ठीक है, कंट्रोल कर देना, या फिर कंट्रोल लिमिट एक ही बात होगी ना सर। अगर आपने लिमिट कर दिया तो आप कंट्रोल ही कर रहे हो कि उनको कितना देना है कितना नहीं एग्जैक्टली। और जो भी, अच्छा, इंसान की बॉडी है ना सर, हमारी बॉडी बिजली पे चलती है। ये एक बहुत फंडामेंटल ट्रूथ है जो आयरॉनिकली ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। आई गेस आई एम लकी दैट वे कि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री जो है A लेवल में पढ़ने को मिल गई, तो मेरे लिए बहुत ऑब्वियस है। आप अगर बिजली पे चल रहे हो और आपके आसपास बिजली वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप परफेक्टली कामनेस या पीसनेस फील करोगे, क्योंकि उसका एक ऑरा बिल्ड हो रहा है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड हो रही है, वो आपके साथ इंटरफेयर करती रहेगी। ये इतना सिस्टमैटिकली डिज़ाइन इस वक्त कर दिया गया है कि अगर मैं आपके पास सारी नॉलेज लेके भी आऊँगा ना, उसकी अनुनाकी की या फिर सुमेरियंस की, आप प्रोसेस कर लोगे, अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि सर ये लोग जो थे ना, थोड़ा सा हम अगर अनुनाकी में घुसे तो अनुनाकी जो वर्ड है, मैंने इसको डिकंस्ट्रक्ट करने में टाइम लगाया। अनु और नाकी बेसिकली मीन्स फ्रॉम द मैन फ्रॉम द स्काई। तो ये बेसिकली आपकी बॉडी के बैलेंस की बात हो रही है, ठीक है ना। आपका स्काई वाला पार्ट जो बेसिकली हेड को कहा जाता है। हेड आपकी जो कोडेड इंग्लिश है ना, उसमें हेड हेवन का रेफरेंस है, ठीक है, हेवन। और आपका हार्ट जो है वो अर्थ का रेफरेंस है, हार्ट अर्थ, लेकिन हल्का हल्का राइमिंग भी है। ये हरकत इल्यूमिनाटी कर रहे होते थे चर्च से नॉलेज छुपाने के लिए। तो बेसिकली आपने हार्ट और ब्रेन को जब परफेक्टली बैलेंस कर लिया तो आपने अनु नाकी कर लिया। तो ये नॉलेज सिर्फ वो लोग दे पा रहे हैं जिनके पास अनु नाकी बैलेंस्ड है। ये एलियंस की बात नहीं हो रही। वो एलियन वाला पूरा उन्होंने एक प्रोपेगेंडा स्कीम चलाई हुई है ताकि लोगों को रिलीजन से हटाया जाए, उनके दिमाग में डाला जाए कि रिलीजन सब इंसान की क्रिएशन है। देयर आर बीइंग्स जो हमसे बहुत आगे हैं टेक्नोलॉजी में, सिविलाइजेशन में, एंटिटीज हैं जो कि मतलब एनर्जी की बनी हुई है, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत बकवास हैं। आप खुद एनर्जी के बने हुए हो सर। आप एनर्जी ही हो। आपकी आंख 30 फ्रेम पर सेकंड पे चल रही है, इसलिए आपको लग रहा है आप सॉलिड हो, और कोई वजह नहीं है। अच्छा, तो आपके सर सेंसर वर्ड सेंसेस से ही तो निकला हुआ है। कैमरा आपकी आंख को कॉपी कर रहा है। हमको मीडिया में सबसे पहले ये चीज इनग्रेन कराई गई थी कि माइक्रोफोन आपके कान की कॉपी है और कैमरा आपकी आंख की कॉपी है। आपके कान में एक एयर ड्रम होता है, वो जो इतना बारीक सा पर्दा है माइक के अंदर ये लगा होता है, एक बारीक सा फिलामेंट होता है, वो वाइब्रेशन को उठा रहा है और उस वाइब्रेशन को वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। फिर आपका कंप्यूटर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सेव कर रहा है, क्योंकि आपने कंप्यूटर को बताया हुआ है कि 10 दफा की वाइब्रेशन 10 हर्ट्ज की साउंड है, 15 दफा की वाइब्रेशन 15 हर्ट्ज की साउंड है। यही हो रहा है सर, आप बिजली पे चल रहे हो। अब बिजली एक ऐसी चीज़ है जो काम बैठ ही नहीं सकती, हिलती रहेगी। जैसे ही आप काम बैठोगे ना, आपको अपना ये हरारत, अपना ये हिलनापन आप ऑब्जर्व कर पाओगे। ट्रू। और यहाँ पे आके मेरे लिए सर मतलब ये दैट्स इट, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी पीक कर जाती है। आप बड़े से बड़ा गुरु उठा के ले आओ, आप सदगुरु को ले आओ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ सर, पीक ऑफ योर इनलाइटमेंट इज द एबिलिटी टू सिट कामली एंड नॉट मूव। बस आप सुकून से एक जगह बैठ गए हो। बल्कि आप अगर इस्लाम की तरफ भी आती हो तो रूहानियत में ये दिखता है ना, वो अज़कार में, वज़ाइफ में, तफक्कुर में इतना डेडिकेटेड हो गए कि वो हिल ही नहीं रहे, वो एक ही जगह फिक्स बैठ गए। दिस इज इट। मुझे याद है हम बचपन में किस्से पढ़ा करते थे सहाबा के, जो रुकू में जाते हैं तो परिंदे आके बैठ जाते हैं कि वो इतने साकिन हो जाते हैं। क्यों वही ना, उनकी बायो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी काम हो गई कि परिंदे अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्या मुश्किल है ये समझना सर, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। लेकिन हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। लोगों को दिमाग लगाते हुए सर में दर्द होता है। हाँ, भूख लगेगी, आपको लग रहा है ये आपकी कोई कमजोरी है। नहीं सर, आपके ऊपर फ्रीक्वेंसीज बम्बार्ड की जा रही है, आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है कि फारिग नहीं बैठ रहा है। कुछ खाओगे तो बेहतर फील होगा, थोड़ी देर सो लो, थोड़ा देर ये कर लो,
कुछ नहीं करना है, आप यूं बैठ रहे हैं बस। अच्छा तलत भाई, मेरी एक बड़ी ख्वाहिश है कि एक लाइब्रेरी है वेटिकन की, लाइब्रेरी ऑफ वाटिकन, जिस पे किसी को रसाई नहीं दी जाती। और मुझे लगता है कि उन्होंने बड़े राज छुपाए हैं वेटिकन्स ने। सर इस पे मैं रिसेंटली एक किताब पढ़ रहा हूँ, अभी पूरी कंप्लीट नहीं की है, लेकिन क्रिश्चियनिटी को पेगनाइज करने का ना सारा काम वाटिकन ने किया है। उन्होंने वो सारा डेटा छुपा लिया है, जिससे क्रिश्चियनिटी के अंदर जो उन्होंने मिलावट की हुई है ना, जिसकी वजह से आप रूहानियत अटेन नहीं कर पाते हो, आपको बार बार चर्च जाना पड़ता है, वो सारी की सारी एक्सपोज हो जाए। अगर सिंपल करके बोले तो यही है, उन्होंने मोनोपोली बनाई हुई है कि पोप है जो कि अल्लाह ताला का या गॉड का वाइसरॉय है ऑन अर्थ। एग्जैक्टली, ठीक है, वो जो बोलेंगे वो अल्लाह का कलाम है। यहाँ पे उन्होंने करप्शन कर दिया। भाई अल्लाह ताला तो सबसे बात कर रहा है, घूम फिर के मैं आपकी उस बात से एग्री करूंगा। मुझसे जिस तरह अल्लाह ताला कलाम कर रहे हैं उस तरह और किसी से नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह हजूर सलातो सलाम से आखिरी पैगंबर से कलाम किया, जो उनके मुंह से हदीस सॉरी मैं मम्बल कर रहा हूँ, हजूर सलातो सलाम का नाम लेते थोड़े हाथ काम जाते हैं ना सर, क्योंकि हमारी वो हैसियत नहीं है कि उनको इतना एक्सप्लोर कर सके, लेकिन हदीस कुदसी निकल रही है उनके मुंह से जो गारंटीड कलाम है। वही काजी साहब ने कंफर्म किया था ना कि ये हदीस और कुरान इनका बराबर का स्टेटस है। ट्रू। मैं एक ऐसी दिलचस्प बात बताने लगा था आपको कि सिर्फ इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें खुदा का नाम जितनी बार लो उसकी इजाज़त है। रियली? अच्छा, नहीं, इस तरह मैंने नहीं सोचा कभी। यहूदियत है, मैं इल्हामी अध्ययन की बात कर रहा हूँ आपसे। ओके। यहूदियत में अल्लाह पाक का जो असल नाम जिसको वो समझते हैं, एक बड़े वक्त तक हर इंसान को वो नाम लेने की इजाज़त ही नहीं थी। जो एक बड़ा ऊंचे लेवल का प्रीस्ट होगा वो ही एक मखसूस दिनों में वो नाम लेगा। वो टेस्ला लगा रहे हैं वहाँ पे, फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से चल रहा है। और हिब्रू का तो ये सीन है सर, उनकी जुबान डिफरेंटली ऑपरेट करती है। और हमारे यहाँ पे जितना जिक्र करो अल्लाह पाक, जितना नाम लो अल्लाह पाक का, इसमें सर ब्यूटी वैसे अरबिक की भी है। हाँ, क्योंकि जब आप अरबी पढ़ते हैं ना, मैं साइमेटिक्स और फोनेटिक्स का भी बंदा हूँ सर, जब आप अरबी को पढ़ते हो, एक तो वो जो पैटर्न्स बन रहे हैं उनको छोड़ दें, वो जो तासीर आपको आ रही है ना अरबी पढ़ने से, एग्जैक्टली इतनी कामिंग तासीर आपको संस्कृत से आएगी। जैसे अरबी का एक वर्ड जो कर रहा है ना, संस्कृत का एक सेंटेंस वो आपके साथ करता है। ये अभी आप अगर हिब्रू में घुसना शुरू करेंगे, कबाला में घुसना शुरू करेंगे, आप एक्सपीरियंस करेंगे। एग्जैक्टली, इस वजह से तो मैं इस्लाम की तरफ वापस आया था। जो पहली बुक थी ना, बुक ऑफ यज्रा, सफर यज्रा उसे कहा जाता है, पहली किताब है कबाला की वो। और उसमें बड़े तफसील से बताया गया है कि ये 22 हरूफ तैजी हैं, लेटर्स हैं इब्रानी ज़ुबान के, हिब्रू के, और 10 हिंसे जो हैं, कह रहे इनमें पूरी कायनात का राज छुपा हुआ है। ये जितनी मेडिटेशन करते हैं ना, ये हिब्रू किसी एक वर्ड पे करते हैं, अलिफ, बेत, जमेल, इस तरह के 22 आवाज़ें हैं। तो ये 22 आवाज़ें जो हैं, ये 22 राज खोलते हैं कायनात के, जो खुदा तक पहुँचने के। वो कबाला इन्हीं पे 22 वो और 10 ये हिंसे, 32 वेज कहता है ये कबाला के जो सेफरोट्स हैं इनको एक्टिवेट करने का। आप थोड़ा और डीपली, ट्री ऑफ लाइफ भी उसे कहते हैं, सेफरोट्स जो ट्री ऑफ लाइफ। ट्री ऑफ लाइफ है, ट्री ऑफ लाइफ को, अच्छा ट्री ऑफ लाइफ पे ना थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन, मुझे डेटा मिला था इनका फ्रीमेसन्स का, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने इसको डीकंस्ट्रक्ट किया। वो बेसिकली कहते हैं ट्री ऑफ लाइफ आपका नर्वस सिस्टम है। आपका नर्वस सिस्टम जो है ना 33 पॉइंट्स पे आपकी स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट हो रहा है। तो एक एक नर्व जब परफेक्टली डेटा ट्रांसमिट और रिसीव कर पा रही होगी, तो आपके स्पाइनल फ्लूइड जो है, जो आपका एक बहुत मज़ा गलत वर्ड है, इसको वो कहा जाता है, इसको यूनानी कहते थे क्रिस्टोस। ओके, वो जो क्रिश्चियनिटी में क्राइस्ट का वर्ड आया है ना, जीसस क्राइस्ट, ये क्राइस्ट इज विद इन मी, वो बेसिकली उस क्रिस्टोस ऑयल की बात कर रहे हैं जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड में घूम रहा होता है। अच्छा, तो 33 डिग्री मेसन वो है जिसने बायोलॉजिकल लेवल पे अपनी बॉडी, माइंड और सोल को इतना अलाइन कर लिया है कि क्रिस्टोस जो है वो बिल्कुल आपकी टेल बॉल से लेके आपके सर के टॉप तक मूव कर रहा है। बिकॉज अपेरेंटली ये केमिकल जब परफेक्टली आपकी बॉडी में मूव होता है तो आप डिवाइन से कनेक्टेड होते हो। लेकिन वही है, अब इनकी डेफिनेशन ऑफ डिवाइन क्या है वहां मैं अभी तक क्लियरली नहीं पहुंच पाया, क्योंकि ये जिस चीज को डिवाइन कह रहे हैं, आई थिंक ये अपनी बॉडी की पूजा कर रहे हैं। बेसिकली ना कबाला का आगाज़ अच्छा था। दुनिया की हर रूहानियत जो है वो कबाला से ही निकली है, उसी के मुख्तलिफ शक्लें जो डॉक्यूमेंटेड है, सारी की सारी 90% तो वही है। जो उसमें बिगाड़ हुआ ना, कि कबाला के इब्तिदाई चैप्टर्स में भी ये था कि रूहानियत और शैतानियत ना बिल्कुल पैरेलल चल रही होती हैं। ज़रा सा आप डगमगाए, मैं का आंसर कहीं पे भी आप में आ गया, तो आप कूद जाओगे क्यूलिफोथ, ट्री ऑफ डेथ की जानिब, लेकिन आपको लगेगा मैं ट्री ऑफ लाइफ पे ही हूँ, खुदा के रास्ते पे हूँ, लेकिन वो शैतान का रास्ता होगा।
जब आप एंड में पहुंचते हैं ना, ये ट्री ऑफ लाइफ का जो एंड होता है, वहाँ खुदा पाक की ज़ात है, इसलिए आप खुदा पाक की ज़ात को पहचान जाते हैं, एक मिलाप होता है खुदा आपको एक का, सिफत मिल जाती है। एग्जैक्टली। ट्री ऑफ डेथ या क्यूलिफॉथ के जो नाम दिया जाता है कबाला में, वो कहते हैं कि ये इसी तरह की ये सेफरोट्स हैं मुख्तलिफ 10, लेकिन जब इसके टॉप में जो है वो केओस है, ड्यूअलिटी, दो शैतान बैठे हुए हैं, खुदा की वहदानियत का बिल्कुल नफी, सिंबलिज्म बेसिकली। वहाँ कहते हैं कि आप एक वहदानियत है जो पूरे निज़ाम को चला रही है। यहाँ पे कहते हैं ये निज़ाम जो है ना, ये अल्लाह पाक, हम कुरान पाक पढ़े पता है हर चीज़ तरतीब से चल रही है, हर शय में तरतीब नजर आएगी, हर शय में। शैतान कहता है हर शय में केओस है, इसीलिए दो खुदा का कॉन्सेप्ट के केओस है, ये दुनिया एक केओस है। बात तो कहते हैं ना, वो ना चाहते हुए ना जानते हुए कुफरी जुमला अदा कर लेते हैं, कोई केओस नहीं है, हर शय तरतीब से बनाई अल्लाह पाक ने। चांद सितारे, सूरज, चांद अपने अपने मदार में एक तरतीब से घूम रहे। कुरान पाक की आयत है बिल्कुल इसमें। अरे इसमें तो मैं ऐड ही करूंगा सर, क्योंकि ये जो आपने कहा ना, दो शैतान है, एक मोलॉक और एक ये आपका ल्यूसीफर, सैटर्न। ये तो इनके हिब्रू नाम है ना। हाँ, अगर आप साइंस की तरफ आ जाए तो मॉलिक्यूल है ना। अगर आप साइंस को सही से देखें तो आप क्या कर रहे हो, आप नेचर को ऑब्जर्व कर रहे हो, नेचर पे ध्यान लगा रहे हो, फिर उसे मैनिपुलेट कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसकी दो साइड्स हैं, एक ऑब्जर्व करना और दूसरा फिर एक्सपेरिमेंट करना। यही है ना साइंटिफिक मेथड, और क्या है। तो सर ये दो शैतान नहीं हो गए? क्योंकि आप डिविनिटी को तो नहीं ऑब्जर्व कर रहे हो ना, आप जिस चीज पे आपने अपना ध्यान लगा दिया, जिस चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वो आपकी मेडिटेशन है। इट्स दैट सिंपल सर। ठीक है ना। अगर आप अल्लाह ताला की तरफ लॉ लगा रहे हो तो आप अल्लाह ताला पे मेडिटेट कर रहे हो, यही है ना। तो साइंस में इसलिए तो सर आपको साइंटिस्ट एथियस्ट ज़्यादा मिलते हैं। जब आप ऑब्जर्व ही मैटर को किए जा रहे हो तो मैटर ही आपका गॉड बन जाएगा, क्योंकि वो हाफ पार्ट ऑफ ह्यूमन को ऑब्जर्व कर रहे हो, हाफ पार्ट को अपने निगलेक्ट कर दिया है। तो आया ना हाफ पार्ट वापस क्वांटम मैकेनिक्स के फॉर्म में। ये पूरी जंग है जो आपको इस वक्त रियल टाइम में साइंटिफिक कम्युनिटी में चलती हुई दिख रही है। मैंने रिसेंटली एक रिसर्च पेपर पढ़ा था, इन लोगों ने ये सर्न की मोस्टली एक्सपेरिमेंट्स होती हैं, इनकी पूरी कम्युनिटी है ना। तो इन लोगों ने लेजर्स के वो एंगल्स ढूंढ लिए हैं कि 5 या 6 लेजर्स को अगर एक सर्टेन एंगल पे एक पॉइंट पे मारा जाए तो मैटर क्रिएट होना शुरू हो जाता है। इन्होंने कुछ मॉलिक्यूल्स बनाए इस तरह से जो कि फ्यू सेकंड्स के लिए सस्टेन किए और फिर डाई आउट कर गए। बट कब तक? वही है, उनको 100 साल 200 साल नहीं, जल्दी कर लेंगे, ये बहुत जल्दी कर लेंगे। जब आप कंस्पिरेसी थ्योरीज को फॉलो करते हो ना, तो आपको एक माइंडसेट मिलता है कि जो चीज़ मेन स्ट्रीम पे आ रही है ना, वो मतलब अकल्ट में या बैक एंड में बहुत अरसे से एग्जिस्ट कर रही है। अब वो उसको मार्केट कर रहे हैं, क्योंकि जो बैक एंड है, जो ब्लैक मार्केट है, वहाँ पे उसका यूसेज खत्म हो गया है। तो इसको अगर आप इस माइंडसेट को लगाते हो ना, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, हम ये प्योर कंस्पिरेसी थ्योरीज में ही डील कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन इससे आपको ये रियलाइज होता है कि सर्न को इजाजत दी गई है मैटर को पब्लिकली क्रिएट करने की। ये लोग ऑलरेडी ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपेरेंटली मैटर को मैनिफेस्ट करने के लिए सिर्फ लेजर काफ़ी नहीं है, लोगों की अटेंशन और कॉन्शियसनेस भी ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ ये एनर्जी भी आपको एक जगह पे चैनल करनी है इन ऑर्डर फॉर थिंग्स टू मैनिफेस्ट। एक दिलचस्प बात ऐड करूँगा यहाँ पर कि जिस तरह आपने कहा ना कि इरादा कर रहे हैं, इस तरह से कोशिश कर रहे हैं और इवेंचुअली कामयाब हो जाएंगे 50 साल नहीं तो 100 साल बाद। सर आप यूट्यूब पे फॉलो करो उनको। सर इब्ने फरनास ने 9वीं सदी में 9th सेंचुरी में एक कॉन्सेप्ट पेश किया था थियोरेटिकल कि इंसान उड़ सकता है। उसने कोशिश भी की उड़ने की, छलांग मारी कुछ, उसने फ्लाइट की भी, पर लैंडिंग में उसकी टांगें ज़ाया हो गई दोनों। और उसके कुछ 1000 या 1200 साल बाद राइट ब्रदर्स ने उड़ के दिखा दिया, जहाज़ क्रिएट कर दिया। 1000 साल लगे, पर आपके एक दिमाग के ना, क्योंकि इब्ने फरनास के दिमाग की उस बात को भी ना फसाद कहा गया होगा, ये क्या चुल मचाई, इंसान कैसे उड़ सकता है, कि लोग रिलेट नहीं कर पाए ना। 1000 साल बाद हो गया। निकोला टेस्ला, इसने कॉन्सेप्ट पेश किया 1928 में 25 में कि जो आयनोस्फीयर है, इसके थ्रू फ्री एनर्जी में दे सकता हूँ, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। उसको इसका शायद नाम ना पता हो आयनोस्फीयर का, उसको नॉलेज ना हो, तो उसको था कि जो सिग्नल टकरा के आ रहे हैं तो कहीं से टकरा के आ रहे हैं, इसी को यूज़ करते हुए ही वॉज अ जीनियस, उसको पता होगा कुछ इस तरह की अपर लेयर में कुछ है दुनिया के, मैं फ्री एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। उसने कोशिश भी की होगी। साइबेरिया में उन्होंने बड़ा खतरनाक धमाका भी हुआ था। yes. उसको किसी को पता नहीं चला वो कहाँ से हुआ, क्यों हुआ धमाका। कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ये बात कहते हैं कि शायद इसने एनर्जी को ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, पर इसको उतने राज नहीं पता था एटमॉस्फेयर के किस तरह डाइवर्ट होगी। तो पहला जो तजर्बा था इसका वो नाकाम हुआ, वो कहीं जगह धमाका हो गया, बहुत बड़ा, आवाज़ सबने सुनी पर क्या वजह हुई कुछ पता नहीं चला। लेकिन वही 1928 या 30 में
जो निकोला टेस्ला ने कॉन्सेप्ट दिया वो सन 1993 में हार्प टेक्नोलॉजी की सूरत में हमारे सामने था। हार्प क्या सर? ये जो आपके सारे 4G 5G टावर्स हैं, ये टेस्ला टावर उसी में जिद्दत आ रही है ना, वही चीज उसी में जिद्दत आ रही है। वो खुल के सारी एनर्जी नहीं जाने दे रहे ना, वो सर्टेन, इसको हम कहते हैं वो बैंडविड्थ, कि ये सर्टेन फ्रीक्वेंसीज को ही मार रहे हैं, जिसमें सबसे मशहूर ये 2.4 गीगाहर्ट्ज है और 5 गीगाहर्ट्ज है। तो 4G 2G 3G यही तो अगर बात हो रही है या हमने कहीं ना कहीं सी चीज़ें पढ़ी हैं और जो इस वक्त बड़ी मार्वल मूवीज टाइप की लगती हैं या फिर DC कॉमिक्स टाइप का लगता है, बट यू नेवर नो आने वाले 50-100 सालों में ये सब चीज़ें हम होते हुए देखेंगे और तब हम अपने पोतों से कहेंगे ब्रो आई टोल्ड यू सो। इसमें मैं इस बारे में बड़ी डिटेल में बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन इसमें ट्राइंगल की बात आ जाती है। ठीक है, ट्राइंगल को हम यूजुअली एज अ शेप लेते हैं। ट्राइंगल सिर्फ एक शेप नहीं है सर, ट्राइंगल एक माइंडसेट है, एक कॉन्सेप्ट है कि आपने 3 पॉइंट्स ऑफ एनर्जी बनाना है। अगर आपने 3 पॉइंट्स ऑफ डिफाइंड एनर्जी बना लिए कि यहाँ से सोर्स है, यहीं से एनर्जी निकल रही है और कहीं से नहीं निकल रही, तो एक इंतहाई स्टेबल शेप बनती है। और सिर्फ शेप नहीं है, वो सस्टेनिंग है एनर्जी की और ग्रोथ भी है। आप जब टेस्ला भाई को उठाते हो तो वो भी यही ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे 369 को चैनल करने के लिए। ठीक है ना, वही 3 नंबर्स चाहे कुछ भी हो जाए रिलीजियसली यूज करते थे कि अगर कुछ खा रहे हैं तो देखेंगे कि 3 बज रहे हो, या फिर अगर कोई काम कर रहे हैं तो मतलब इस तरह से वो अप्लाई। मुझसे लोग पूछते हैं ना टेस्ला भाई का 369 का राज क्या है, वो ये राज है सर, उनकी लाइफ ही 369 थी। वो इन 3 नंबर्स के अलावा कोई काम ही नहीं करते थे। ये 3 नंबर्स अगर कैलकुलेशन में बैठ रहे हैं तो वो काम करना है, वरना नहीं करना। मैंने सुना है कि वो अपनी बिल्डिंग में दाखिल होने से पहले भी 3 दफा चक्कर लगाते थे उसके लिए। सर अगर आप जिस होटल में उनका स्टे था आखिरी दिन में, आपको अगर उनकी, मुझे लग रहा है कि थोड़े अरसे में उनके रिसर्च पेपर्स पब्लिक होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है ना, हर चीज़ जो वायरलेस होती जा रही है, एक दफ़ा ये फुली मतलब मेन स्ट्रीम में आ गई तो फिर किसी को भी कहीं भी कंट्रोल करना कोई बड़ी, अगर आपका अपने नफ्स पे कंट्रोल नहीं है ना सर, तो यूँ समझ ले आप इनके कंट्रोल में हो, आप प्रिटी मच एक ज़ॉम्बी हो, इससे ज़्यादा नहीं हो। ज़ॉम्बी वाला मुझे एक आर्टिकल भी दिखा रहे थे, ज़ॉम्बी वाला। हाँ, वो ये इसका डेटा जो है मेन स्ट्रीम से बार बार डिलीट किया जा रहा है। असल में जो कोविड का पूरा एक कैंपेन चली थी ना, अपेरेंटली कह ये रहे हैं कि कोविड जो है ना वो इंजीनियर्ड था। अच्छा, इंजीनियरिंग क्यों की गई थी? क्योंकि वो चाह रहे थे कि मास लेवल पे ना लोगों को कंट्रोल करने के लिए उनके अंदर कुछ इंजेक्ट किया जा सके। पहले कोशिश की गई थी कि लोगों में चिप्स लगा दी जाए, लेकिन उसमें काफ़ी फड्डा आया। तो चिप्स है हम पे, आपका जो शनाख्ती कार्ड है उसमें चिप लगी हुई है, आपका मोबाइल है उसमें चिप लगी हुई है, आपका जो क्या कहते हैं बैंक कार्ड है उसमें चिप लगी हुई है, लेकिन वो आपकी बॉडी से कनेक्टेड नहीं है। तो आपकी बॉडी को मॉलिक्यूलर लेवल पर ट्रैक करने के लिए इसमें कुछ इंजेक्ट करने की जरूरत थी, जो कि अपेरेंटली वैक्सीन के थ्रू किया गया है ड्यूरिंग कोविड। अब जो लोग एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुली कंप्लीटली अंडर कंट्रोल आ रहे हैं ना, वो ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। मतलब उनकी विल पावर खत्म होती जा रही है और कुछ तो इतने एग्रेसिव हो गए कि मतलब वो फड्डे करने पे आ रहे हैं, मार रहे हैं लोगों को। इसी को मेरे ख्याल में हम नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये तो सर फॉरबिडन नॉलेज है। ठीक है, ये डेटा आपको मेन स्ट्रीम पे नहीं मिलेगा, क्योंकि कोविड बहुत एक सक्सेसफुल कैंपेन रही है अकॉर्डिंग टू कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट एंड अकॉर्डिंग टू ऑल दिस हिडन डेटा। इनको जो लोग परस्यू कर रहे हैं, मैं उनके नाम भी नहीं ले सकता। वो कहते हैं अगर ये डेटा मैं आपको दे रहा हूँ तो आप मेरा नाम नहीं ले सकते। ये उस पॉइंट पे हो रहा है कि उनको अपनी जान का खतरा है कि हम ये चीज़ एक्सपोज कर रहे हैं। बट अपेरेंटली इसका भी एक सेकेंड वेव आनी है। इसकी सेकेंड वेव किस तरह आएगी नहीं पता है, लेकिन आनी है। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि लोगों को फोर्स कर दिया जाएगा किसी एक आइडिया को फॉलो करने के लिए या फिर कोई और चीज अपने में इंजेक्ट करने के लिए। ब्लू बीम एक्टिवेट हो जाएगा सर, एक्टिव मेरे ख्याल से एक्टिवेटेड है, कंप्लीट हो जाएगा। आपका एक सो कॉल्ड मसाया आएगा जो बताएगा मेरे पास इलाज है, मेरे पास हल है। और इस पे क्या है, इस पे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। और क्योंकि मेरे ख्याल में कि ये ऐसा टॉपिक है कि जो एक अपनी अलग एपिसोड मांगता है। मसाया सर, इस वक्त साइकोलॉजी में इस वक्त एज अ बीमारी, एज अ डिसऑर्डर है, इसको मसाया कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। चलें जी, इसी वादे के साथ आपको इजाज़त देते हैं, चलें कि दोबारा पकड़ाई में आप जरा जल्दी आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी तलत मदद साहब का यूट्यूब चैनल जो है लिंक किया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन पे, लाजमी फॉलो कीजिएगा। बहुत मज़े की सीरीज़ होती है इनकी, सोल सीरीज़ होती है, मेडिटेशन के हवाले से, सांस के हवाले से, बाकी जो उन्होंने बातें की वो आप बेहतर जानते हैं कि इस पर तो बड़ा एक्सपर्ट आदमी है। उम्मीद करता हूँ आपको अपनी बात समझा पाए होंगे। इसी का नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जल्द से जल्द शूट किया जा सके और आप यहीं पे पेश किया जा सके। तब तक मुझे और मेरे बहुत प्यारे दोस्त तलत मदद चौधरी साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।